अब शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर डिमांड और रिकवरी का। बहुत ही शानदार चैप्टर है, आराम से इत्मीनान से करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये काउंट किया जाता है। तो देखिए, बात को समझने का प्रयास करना, कम शब्दों में अधिक समझना कि यहां पर ये एक टैक्स पेयर है और अगर कोई भी टैक्स पेयर कुछ ऐसा करता है कि अपने जीएसटी का कम पेमेंट करता है या बिल्कुल भी नहीं करता है आउटपुट टैक्स का, या फिर वो व्यक्ति अपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल करता है या रॉन्गली यूटिलाइज करता है, या फिर वो टैक्स का या आईटीसी का एरनियस रिफंड क्लेम कर लेता है। ये 5 कारण हैं जो कि शो कॉज नोटिस को इनवाइट करते हैं। अगर ऐसे कुछ होता है तो यहां पर शो कॉज नोटिस आ जाता है, कारण बता बे, हम तो उससे अपना पैसा रिकवर क्यों ना करें। शो कॉज नोटिस के बाद में फिर बात आती है डिमांड ऑर्डर की, और ये सब आपके लिए चार्ट बना हुआ है। और डिमांड ऑर्डर के बाद फिर क्या होगा, फिर 2 रास्ते होते हैं, या तो वो डिमांड को पे कर देगा या फिर डिमांड को पे नहीं करेगा। अगर पे नहीं करेगा तो कारण हो सकते हैं कि वो अपील में जाए या फिर वो अपील में भी ना जाए। क्या बात है, इनके आउटकम क्या होंगे कि मान लीजिए अगर पे कर दिया तो लिखो ओके, और अगर अपील में चला गया है तो फिर अपील वाले डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मतलब ये कि जैसे ही अपील में जाएगा, जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर स्टे लगा दिया जाता है, एंड जब तक वो अपील से बाहर नहीं आ जाता। अपील से बाहर आएगा और हार जाता है केस तो रिकवरी के घोड़े फिर दौड़ना शुरू कर देंगे। हालांकि यहां पर थोड़ा सा प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट भी फॉलो किया जाता है। अब अगर मान लीजिए पे भी नहीं कर रहा, अपील में भी नहीं जा रहा है, ना आरिया है ना जारिया है, ना तो हमारे पास पे करने के लिए आ रहा है ना अपील में जा रहा है, तो कहते हैं कि ना आरिया है ना जारिया है, वह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है, तो इसकी मुस्कुराहट हमें चुभ रही है। तो इस चुभन को मिटाने के लिए हम लोग रिकवरी के घोड़े इसकी तरफ दौड़ा देंगे। महाभारत का युद्ध देखा था, घोड़े दौड़ते हुए देखे, ऐसे दौड़ेंगे वहां पर भी घोड़े। तो यहां पर बोलते हैं कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं। डिमांड ऑर्डर के 3 महीने का इंतजार करते हैं कि जो भी एक्शन ले तो ले ले, वरना रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल रूट बनता है। अब इस रूट में कई सारी बातें और भी बीच में आ जाती हैं कि अगर आप ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर अंदर, या ऐसे कहिए कि शोकोज नोटिस से पहले पहले आप चाहो तो यहां से भाग सकते हो, इस रूट से एग्जिट कर सकते हो। इस चैप्टर के लिए एसएससी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है बोनाफाइड मैटर और एक है अपने मेलाफाइड, ऐसे करके बोल दिया जाता है। बोनाफाइड को ऑनेस्ट एसएससी भी कह सकते हैं, जिससे भूल हो गई है, और भूल तो किससे नहीं हो जाती। और दूसरा जो मेलाफाइड वाला है वो फ्रॉडलेंट इंटेंट वाला व्यक्ति होता है। अब जो बोनाफाइड वाला है, ईमानदार आदमी है, बस भूल हो गई, उससे कहा कि देखिए आपसे जो गलती हुई सो हुई, डिपार्टमेंट के द्वारा वो गलती पकड़े जाने से पहले आप अपना पश्चाताप कर लीजिए। आपको हम ऑफर दे रहे हैं। ऑफर नंबर 1 है कि आप अपनी मर्जी से आइए और वॉलंटरली आप अपने ड्यूज का पेमेंट कर दीजिए, जिसमें आपका टैक्स का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये भर दीजिए। आपकी पेनल्टी 0 हो जाएगी। नॉर्मली पेनल्टी होती है इसके लिए 10% और 10,000 विच एवरेज हायर, तो वो यहां पर 0 कर दी जाएगी। ठीक बात है जी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने फुल पेमेंट कर दिया तो ओके, काम यहीं पर रफा दफा हो जाएगा, आप एग्जिट हो चुके हैं। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते बल्कि पार्ट पेमेंट करते हैं, तो जितना तक पेमेंट कर दिया उतने तक तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस अमाउंट के लिए आपको उसी ट्रैक पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो अमाउंट होता है ये अपनी खुद की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या डिपार्टमेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं। वहां से चिट्ठी आती है कि भाई ऐसे से कुछ बन रहा है, तो डिपार्टमेंट कैलकुलेशन या फिर आपकी खुद की कैलकुलेशन, उसके बेसिस पर आप ये फैसला ले सकते हैं।
बोनाफाइड वाले बंदे को शोकॉज नोटिस इश्यू होने के बाद एक और मौका दिया जाता है कि चल भाई तू एक और मौका ले ले। शोकॉज नोटिस इश्यू होने के बाद शोकॉज नोटिस होता है युद्ध का आगाज कर देना, शंख बजा देना, जैसे महाभारत के युद्ध में बजता था वैसे ही करके कि युद्ध की शुरुआत तो हो गई बट स्टिल तेरे पास चांस है कि तू अपने सारे के सारे ड्यूज यहां पर भर दे, टैक्स भर दे, साथ में इंटरेस्ट भर दे, जो भी तेरा बनता है। पेनल्टी का अमाउंट तेरा जीरो यहां पर करवा दिया जाएगा। एक प्रकार से मार्केटिंग स्कीम चला रखी है सरकार ने, जिससे कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का टाइम और एनर्जी बच सके कि तू अपने आप ही पेमेंट कर दे, पेनल्टी तेरी जीरो हम कर देंगे। और वैसे भी हमें पेनल्टी कमाने का शौक तो है नहीं, हमें तो बस इतना कि हमारा टैक्स का पैसा आ जाए और जितने समय वो डिले हुआ है उसका हमें ब्याज मिल जाए, बस इतनी सी कामना हम करके चलते हैं। बाकी कोई ज्यादा हमारी लंबी चौड़ी कामनाएं नहीं है। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद डिमांड ऑर्डर बन गया। क्या वहां पर भी कोई ऑफर है? जी नहीं, यहां पर सिर्फ 2 ही ऑफर दिए हुए हैं, यहां पर कोई किसी प्रकार का ऑफर नहीं होता है और दोनों ऑफर के अंदर पेनल्टी अमाउंट शून्य कर दिया जाता है। जो फ्रॉडुलेंट इंटेंट वाला होता है उससे भी बोलते हैं कि शोकॉज नोटिस से पहले तो अपने ड्यूज का पेमेंट कर दे, टैक्स भर दे, इंटरेस्ट भर दे और 15% की पेनल्टी दे दे। 15% ऑफ टैक्स, नॉर्मली इसकी पेनल्टी 100% की होती है, लेकिन तो 15% दे देगा, बात बन जाएगी। अगर पार्ट पेमेंट किया, पूरा नहीं किया तो बैलेंस अमाउंट के लिए वापस उसी ट्रैक पर आ जाओगे जहां से निकलकर आप गए थे। अगर आपने ऑफर ही एक्सेप्ट कर लिया, पूरा पेमेंट कर लिया, खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पार्ट पेमेंट किया या ऑफर को अवेल ही नहीं किया तो आप मेन ट्रैक पर ही हैं। शोकॉज नोटिस इश्यू हो गया है, एक और मौका दिया जा रहा है ऑफर नंबर 2 करके। भाई साहब कमर सीधी और पानी बाद में पीना है आपने। ऑफर नंबर 2 यहां पर दिया जा रहा है और क्या कहता है कि सुनिए जरा। टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दीजिए, पेनल्टी अमाउंट 25 रहेगा जो नॉर्मली 100% होता। मार्केटिंग स्कीम चल रही है, पहले आओ पहले पाओ, जितना जल्दी आओगे उतना आपका यहां पर फायदा होगा। 15%, 25% ये अपने यहां पर आ गए हैं। डिमांड ऑर्डर बनने के बाद एक और ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर पे ऑफर चल रहे हैं, लेकिन यहां पर टैक्स इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी पेनल्टी का अमाउंट 50% करवा दिया जाएगा। अगर ये ऑफर अवेल नहीं किया तो फिर 100% की पेनल्टी का प्रोविजन यहां पर बनाया हुआ है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर एकदम ठीक है। यहां पर आकर व्यक्ति फंस जाता है, पता है कैसे करके कि डिमांड ऑर्डर बन गया, चलो यहां तक लड़े कि यार 50% पे करूं या ना करूं, क्योंकि पे कर दिया तो इतने से निपट जाऊंगा, पे नहीं किया अपील में गया, अपील में चल के अगर हार गया तो 100% हो जाएगा और ब्याज भी वहां तक का हैवी इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो व्यक्ति बड़ी दुविधा में फंस जाता है यहां तक आते आते कि यार मैं करूं तो करूं क्या। मतलब ऐसे जैसे मानिए महासागर में उतरता ही जा रहा है, या तो डूबेगा या अचानक से जंप मारकर वापस लौट के आ जाएगा, तो चांस दोनों ही होते। तो इसलिए आपको लगता है कि आपका जेन्युइन केस है तो ही आप समंदर में आगे लड़िएगा बढ़िएगा। अगर आपने गलती कर रखी है तो भाई हार मानकर चुपचाप ड्यूज को निपटा के काम खत्म कीजिएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थे ऑफर। अब बात करते हैं टाइम लिमिट को लेकर कि कितने समय के अंदर क्या क्या यहां पर हो जाता है जी। ये ड्यू डेट लिखा था, यहां पर बोलते हैं साहब देखिएगा जो शोकॉज नोटिस है वो कितने समय के अंदर अंदर आ जाता है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए शोकॉज नोटिस आ रहा है उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म करके उसकी जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है यहां से काउंटिंग करके चलते हैं। तो यहां एनुअल रिटर्न की डेट से इसके लिए आता है यहां से यहां तक का सफर 2 साल, इस वाले का 2 साल 9 महीने का सफर होता है, 2 साल 9 महीने का। और यहां से डिमांड ऑर्डर तक का जो समय होता है वो 3 साल का होता है। शोकॉज का मैक्सिमम टाइम 2 साल 9 महीने और डिमांड ऑर्डर का समय होगा यहां पर 3 साल। इधर मेलाफाइड के अंदर बात करें तो यहां पर समय होगा शोकॉज नोटिस का 4 साल 6 महीने का और डिमांड ऑर्डर तक का जो समय होता है वो होता है भाई साहब 5 साल 5 साल और 5 साल। मेहरबान कदरदान साहिबान। और अगर मामला रेफर्ड बैक का है तो वहां पर 2 साल का समय होता है डिमांड ऑर्डर फिर से बनाए जाने के लिए। ऐसे करके बातें बोल दी जाती हैं। इज इट ओके? यस सर। अब देखते हैं कि थाली में क्या क्या परोसा जाएगा। रेस्टोरेंट पे आपने यार ढाबे पे खाना तो खाया होगा, थाली होती है, अलग अलग खाने बने होते हैं। ऐसे ही यहां पर अलग अलग खाने की थाली है शोकॉज नोटिस नाम की, जिसमें अचार भी है, पापड़ भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, दही भी है, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो यहां पर भी जो थाली मिलेगी उसमें टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा और पेनल्टी होगी। टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी
तीनों यहां पर होते हैं टिप, TIP, टिप होती है। तो यहां पर वेटर जो आपको खाना सर्व कर रहा है, आप उसे टिप नहीं देते, वो आपको टिप देकर जा रहा है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। लेकिन इंटरेस्ट एक ऐसी बीमारी है, ध्यान दीजिए, चाहे उसका जिक्र शोकोज नोटिस में ना हो, चाहे उसका जिक्र डिमांड ऑर्डर में ना हो, वो ऑलवेज पेबल होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। इंटरेस्ट ऑलवेज अटल होती है। जैसे कि आप लाइक नॉर्थ इंडियन है तो रोटी तो चाहिए चाहिए, जब तक रोटी नहीं खा, देखो साउथ की मैं बात नहीं कर रहा, वहां चावल से भी काम चल जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूं, जग कैसा मेरे जैसा। मैं चाहे दुनिया भर की कितनी भी चीज खा लूं, पेट कितना भी भर जाए, लेकिन जब तक रोटी ना खा लूं मुझे लगता ही नहीं कि मेरा पेट भर गया है। और आई थिंक जो मुझसे सहमत है वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा है। कभी कभी होता चलो यार घर में पुलाव बना लो, यार बना लो पुलाव, लेकिन मुझे एक ही दे दो, पर रोटी दे दो मुझे, उसके बिना मेरे साइकोलॉजिकली भूख नहीं मिटती है। मेरी पेट की भूख भले ही मिट जाए, लेकिन लगता है आज तो मैं भूखा सो रहा हूं, वैसे करके। ठीक है, तो यहां पर आकर कहते कि भाई साहब ये थाली में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, तो भले इंटरेस्ट का रोटी का जिक्र ना हो लेकिन थाली में आएगी जरूर। ऐसे इंटरेस्ट भले जिक्र ना किया गया हो लेकिन थाली में वो आएगी जरूर। इज इट ओके? यस सर, ऐसे डिमांड ऑर्डर। दूसरी बात, शोकोज नोटिस ने एक तगादे की तरह होता है, बताइए हम आपसे अपना पैसा रिकवर क्यों ना करें। तो मान लीजिए यहां तगादा किया गया है 10 लाख रुपए का, तो डिमांड फाइनली 10 लाख से ऊपर की नहीं हो सकती है, कम की हो सकती है लेकिन ज्यादा की नहीं हो सकती। कि आज आपसे बोलूं भाई आपकी बकाया फीस 8,000 रुपए की है, बताइए रिकवर क्यों ना करूं, आप बोलते हो ठीक है ला देंगे, जब लेकर आए तो मैं कहता हूं नहीं 8 नहीं 9 चाहिए मुझे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तगादा जितने का करते हैं उससे ज्यादा की डिमांड नहीं हो सकती है। ठीक है जी। एंड उसके बाद मेरे भूरा, मैं आपको एक छोटी सी बात और यहां पर बता देना चाहता हूं, क्या भला सुनिए हमारी बात कुछ इस तरह से चली कि डिमांड ऑर्डर हो गया जी, कि यहां पर मान लीजिए आपने एक शोकोज नोटिस डाल दिया है 8 लाख रुपए का। इन बिटवीन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स पता लगता कि ओ भाई साहब कुछ और छूट रहा है, या पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है, कुछ और ड्यूज बनते हैं, तो अब उनके लिए अलग से एक फ्रेश शोकोज नोटिस डालें या अर्लियर शोकोज नोटिस को ही बढ़ा दें, जी उसी को बढ़ा दीजिए। तो यहां पर एक स्टेटमेंट इश्यू कर दिया जाता है या सप्लीमेंट्री शोकोज नोटिस डाल देते हैं। ये सप्लीमेंट्री शोकोज नोटिस इज कंपेरेबल टू योर डेबिट नोट। इनवॉइस इश्यू कर दिया था, कुछ और बढ़ाना था, कम वैल्यू का रह गया था, बढ़ाने के लिए डेबिट नोट डाल देते हैं, ऐसे यहां पर स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। वहां इनवॉइस के साथ डेबिट नोट को मर्ज करके रखते हैं, स्टैपल करके रखते हैं, दोनों को एक मानकर चलते हैं, उसी का अंग मानकर चलते हैं। ऐसे भी यहां पर जो स्टेटमेंट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस दिया जाता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया जा रहा है, सप्लीमेंट्री शोकोज नोटिस दिया जा रहा है, उसको भी मेन नोटिस का ही हिस्सा माना जाता है। और अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए 2 का वो 8 का ये 10 का पूरा हो गया है, तो अब डिमांड ऑर्डर 10 से ऊपर का नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी ऐसी करके बातें यहां पर करी जाती हैं। और मेरे बच्चा ये सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। कैसे कैसे, ये रहा शोकोज नोटिस, सप्लीमेंट्री शोकोज नोटिस, पेनल्टी का अमाउंट बता रखा है, फ्रॉड के केस में पेनल्टी अमाउंट क्या बना रखा है, सारे ऑफर यहां पर आ रहे हैं, ऑफर नंबर 1 2 ये आगे, ऑफर नंबर 1 2 3 ये आगे, तमाम प्रकार की बात आपकी यहां पर आ जाती है। फाइनल आउटकम पर क्या करोगे वो सारी बात यहां पर आ जाती है, ऐसे करके। अब चैप्टर के संबंध में कुछ छोटी और मोटी सी बातें और करी जाती है। क्या भला वो कह रहे हैं भाई साहब बाबूजी कि स्टे पीरियड, जी साहब स्टे पीरियड को तो आप अच्छे से जानते हैं, आज तक यही तो पढ़ते आए हैं कि कहीं पर कोई स्टे पीरियड दिखाई देता है तो उसे ऑलवेज एक्सक्लूड किया जाता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा सबको दी जाती है। हमारे देश में तो अक्सर चलता ही है कि किसी व्यक्ति को रैप्टा मारने से पहले पूछ लेते कि भाई तूने ऐसा क्यों किया है, अगर जस्टिफाइबल आंसर देता है तो रैप्टा बच जाएगा, नहीं तो मारना ही पड़ेगा। आगे एडजमेंट, तारीख पे तारीख कितनी बार पड़ सकती है, केस कितनी बार पोस्टपोन हो सकता है, तो ये एडजमेंट दिया जा सकता है मैक्सिमम 3 टाइम्स टू अ पार्टी, ऐसे करके बोल देते हैं। डिमांड ऑर्डर जो होता है वो विद रीजनिंग होगा, हवा में नहीं होगा ठीक है ये बन गया तुम्हारा डिमांड ऑर्डर, ऐसा नहीं होगा। किन लीगल पॉइंट्स के बेसिस पर आपने ये बनाया है, आपको वहां पर जवाब देना पड़ जाता है। दूसरी बात, एक ही एक्ट के लिए 2 बार पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हालांकि 2 बार कभी कभी लाइफ में काम हो जाते, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ कह दिया तो एक थप्पड़ उन्होंने मारा, सैंडल खींच के उन्होंने मारा, भाई को पता लगेगी वो अलग मारेगा, जिसको पता लगेगी वही मारेगा, ठीक है जी। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जीवन में कभी भी, लेकिन वहां तो कई बार पिटाई हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक काम के लिए एक ही बार पिटाई होगी। अब पेनल्टी का चैप्टर भी आपके सामने आएगा, तो ऐसा नहीं कि वहां उस चैप्टर के मुताबिक भी पेनल्टी लग गई, यहां भी पेनल्टी लग गई, तो एक काम के लिए डबल एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस चीज का ध्यान रखना होगा।
एंड अपीलेट ऑर्डर मॉडिफाई। सर दरअसल क्या है कि देखिए जो आपके ये इंटरेस्ट जो आईपी है, जो ये आईपी टी के साथ कनेक्टेड होता है, इंटरेस्ट भी टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है और पेनल्टी भी इसी पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस का इंपैक्ट इस इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। अपीलेट ऑर्डर हो गया जी, मॉडिफाई कर दिया। इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल होगा, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, और खाली खाली इंटरेस्ट के लिए भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बोलते हैं आगे सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी। यहां पर छोटी सी एक अमेंडमेंट है। क्या है सेल्फ असेस्ड वाले पॉइंट में बताए रहे हैं, सांस लेने दीजिए हमें भी। ठीक सर, तो यह है कि यहां पर पहले लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट पेबल इवन ये रहा सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एज शोन अंडर सेक्शन 39। इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है 37। इस बात को मैं और अच्छे ढंग से आपको बताऊं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन हुई है और नॉट टू डिक्लेयर, आप उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं इन GSTR1 में या 3B में शो नहीं करते हैं, तो फिर वहां पर डायरेक्ट रिकवरी कर दी जाती है। कैसे भला? जैसे मान लीजिए आपकी कोई ट्रांजैक्शन थी, ये नया जोड़ दिया गया है इसके अंदर, आपकी ट्रांजैक्शन ये है आपका GSTR1 करके है और ये आपका यहां 3B है। यहां दिखाया आपने 10 लाख और यहां दिखाया आपने 8 लाख। इसका मतलब आपने 3B के अंदर उसे शामिल नहीं किया है, तो फिर इस 2 लाख के संबंध में डायरेक्ट रिकवरी DR ये करवा दिया जाएगा। यस, दूसरी सिचुएशन कह रहे हैं, पहले ये सिचुएशन थी, अब कह रहे हैं कि ये आपका जो GSTR1 है यहां 8 लाख है, मतलब रियल में बनता था 10 लाख, लेकिन आपने 8 लाख यहां दिखाया और यहां भी 8 लाख दिखाया, क्योंकि हमें यह बर्दाश्त नहीं होती थी पिक्चर कि GSTR1 में ज्यादा है 3B में वो है, तो हमने कहा नहीं बर्दाश्त होता, ये कम कर देते हैं, चलो हम 2 लाख आपका GSTR1 में भी नहीं दिखाते। यहां होना चाहिए था 10 लेकिन 8 दिखाया, तो यहां से भी गायब कर दिया। तो बोलते हैं कि अगर आपने यहां से भी छिपा लिया है, अगर ये सिचुएशन आपने कर रखी कि रियल में आपका ये बनता था लेकिन 8 दिखाया है, तो यहां पर भी हम डायरेक्ट रिकवरी का प्रोविजन लेकर आ जाएंगे। लेकिन हमको हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी चीजें जेन्युइन होती हैं। आपने तो बड़े ढंग से बोल दिया डायरेक्ट रिकवरी, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट रिकवरी से पहले आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ जेन्युइन रीजंस भी यहां पर हो सकते हैं। कैसे करके भला? मैं केस आपको बताता हूं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर आपका XY करके है, तो जब सर्विस टैक्स की बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिस आया हुआ है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आई थिंक 12-13 के आसपास की बात है, फाइनेंशियल ईयर 12-13, 13-14 कुछ ऐसे करके था। तो वहां पर क्या था कि सर्विस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रिटर्न जाती है, ऑब्वियस मतलब जाया करती थी, और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात करते हैं। तो मुझे फाइनेंशियल ईयर के आखिरी जो महीना था उसमें कुछ एक एडवांस फीस रिसीव होती है 25 लाख रुपए की। लेट अस अज्यूम नॉर्मली मेरा 10 करोड़ का ये बनता था, 10 करोड़ मैंने यहां दिखाया, लेकिन मुझे 25 लाख रुपए का एक एडवांस मिला था आखिरी महीने के अंदर आकर, उस दौरान, ठीक है, एडवांस आया था। तो जो सर्विस टैक्स था वो पेमेंट बेसिस था, पेमेंट से लिंक था। तो सर्विस टैक्स मेरा गया रिटर्न 10.25 CR की, यहां पर ये पूरे साल भर का डेटा गया। लेकिन यहां पर चूंकि इनकम टैक्स एक्रूअल बेस पे काम करता है, वो भी पैसा मैंने कमाया नहीं था, तो यहां पर ये 10 CR का दिखा कि भाई मेरा टर्नओवर इतना जा रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पोजीशन क्या बनेगी? ये आपका सर्विस टैक्स यहां पर आ गया है, इनकम टैक्स आपका ये यहां पर ऐसे करके आ जाता है। मान लेते वही बेस रख के चलते हैं, 10 करोड़ का बेस रख के चलते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड। लेकिन ये जो एडवांस मेरे पास आया हुआ था, तो इस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं, तो यहां पर मेरा 25 लाख ही कम हो जाता है। तो यहां पर फाइनल अमाउंट रहा 9.75 CR का, और इधर जो अमाउंट रहा मेरा, ऑब्वियस सी बात है वो 10 CR का ही यहां पर रहेगा। तो अब यहां से पीछे नहीं, यहां से मुझे नोटिस आ जाता है कि सर जी एक है इनकम टैक्स के अंदर आपका 10 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है, सर्विस टैक्स के अंदर आपका ये दिख रहा है, इसका मतलब आपने यहां पर 25 लाख की चोरी करी है। इस पर सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट, ब्याज लगा, लोगों की पता नहीं क्या क्या करके भेज दिया। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ? मैंने बताया कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं है, इसे बोल देते कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स, कि कोई चीज आगे टैक्स होती है, कोई चीज पीछे टैक्स हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट के चलते ऐसा हुआ है। मैं ये जो 25 लाख कम दिख रहा है, इस 25 लाख पर चेक करो, आपको पहले ही टैक्स जमा कर चुका हूं, तो कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट आपके यहां भी तो दिखाई दे सकते हैं, यस और नो। मान लीजिए
मेरा 10 ही था, लेकिन 2 लाख का मैं दिखाना भूल गया, मुझसे मिस्टेक हो गई है यहां पर आकर, 2 लाख का दिखाना भूल गया, लेकिन मैंने टैक्स पूरे पर भर दिया, टैक्स मैंने 10 लाख के हिसाब से भर दिया कि ठीक है मैं भले ही दिखाना भूल गया लेकिन मैं ब्याज अपना क्यों बनाऊं, टैक्स मैंने ज्यादा भर दिया, 10 लाख के हिसाब से भर दिया है। अब यहां जब अगले महीने इसका इंपैक्ट जाएगा तो फिर टैक्स तो मैं कम पे भरूंगा, और लेकिन ये मेरा ज्यादा दिख रहा होगा, जीएसटी R1 ये मेरा ज्यादा दिख रहा होगा। सरकार बोलेगी ये सिचुएशन क्रिएट होगी, मतलब आपने इसमें नहीं दिखाया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिखाया, ये कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स आ गए हैं। तो इस प्रकार के जेन्युइन सिचुएशंस भी हो सकती हैं, लेकिन आप तो भाई साहब लेके बैठ गए कि नहीं मैं तो डायरेक्ट रिकवरी करके चलूंगा, ये तो तरीका गलत है ना। आप करो, लेकिन डायरेक्ट रिकवरी से पहले एक बार उसकी भी सुन लो कि वो कुछ कह रहा है। अगर उसकी बात जेन्युइन है, बात में दम है, हो सकता है टाइपिंग एरर ही हो गई हो यार, हो जाती है। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था कि 10 लाख की बजाय 1 करोड़ भर गया सर, अब क्या करें, जीएसटी R1 के अंदर टैक्स 10 लाख पे जमा कराना है हमें, लेकिन जीएसटी R1 में 1 करोड़ चला गया है, क्या करें सर जी। तो ऐसी टाइपिंग एरर्स भी हो जाती है। तो भाई पहले सुन लो उसको, आप डायरेक्ट रिकवरी के चक्कर में लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप संतुष्ट हो उसकी बातों से फिर तो ठीक है, नहीं फिर आप रिकवरी करना, जो मर्जी करना, आपकी कॉल है। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट कि यहां पर इस प्रकार से बोला गया है कि जीएसटी R1 को भी शामिल किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली इसके पीछे ये भी बोला है कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको यहां पर दी जाएगी। आगे बोलते फ्रॉडुलेंट इंटेंट थी। शुरू में आपको एक नोटिस आता है, आपको फ्रॉड मानकर रेड कॉर्नर नोटिस आपको थमाया जाता है और अकॉर्डिंगली सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि जहां पर फ्रॉडुलेंट इंटेंट वाले होते हैं, ज्योग्राफिकल मतलब जो ईयर वाइज एरिया होता है वो भी बढ़ जाता है, एंड उसके बाद जो पेनल्टी अमाउंट्स हैं वो भी आपके अलग ही होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी आपका डिफरेंट हो जाता है। तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या है कि आपको फ्रॉड मानकर सारा चिट्ठा आपका बना दिया जाता है। आप उससे एग्री नहीं करते थे, आप अपील में चले जाते हैं, अपील वाले ये डिसाइड करते हैं कि आप फ्रॉड नहीं, आप बोनाफाइड हो। अब क्या करना है कि जो हमें नोटिस दिया गया था, जो कैलकुलेशन हुई थी, उसको सबको निरस्त करते हुए, खत्म करते हुए, नए सिरे से नई बातें करके चले, नया नोटिस आएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका लाल रंग का नोटिस आया था फ्रॉड वाला, उसी को ऐसे ट्रीट कर लेते हैं जैसे कि एक ग्रीन वाला नोटिस था, यानी कि बोनाफाइड के लिए था, और सारी चीजों को रिकैलकुलेट कर लिया जाता है। करेक्ट, ठीक है जी। तो ये संभव है, तो हम उसी को डीम कर लेंगे कि ये बोनाफाइड केस के लिए इश्यू किया गया था। ये वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे बोलते हैं, यहां पर आइए, सेक्शन नंबर 76 अपना आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई ये जैसे यहां पर मैं एक बॉर्डर खींच दिया मैंने आकर, ये रहा बॉर्डर, ठीक है जी, और यहां पर बिटिया के मायके में दामाद जी आए हैं या कोई व्यक्ति अपने ससुराल गया हुआ है, तो ये रहे दामाद जी। तो अब हमें बताइए, दामाद जी की खूब सारी खातिर होती कि नहीं होती? ध्यान दीजिए, यही दामाद जी आगे चल के फूफा बनता है, और फूफा तो आप जानते हैं फूफा, वो फूफा करता रहता है भाई साहब वो। और ये इसका भी रीजन मैंने बता रखा है कि वैसा क्यों करता है। जब तक वो दामाद जी कैटेगरी में रहता है, मतलब सास ससुर हैं, सब उसकी सेवा पानी में लग रहे हैं, जो उनके साले साहब हैं वो लग रहे हैं, सालियां हैं वो लग रही हैं सेवा पानी में, लेकिन जब उनके बच्चे आते हैं जिनके लिए फूफा कहे जाते हैं, उन बच्चों को इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जब ये अपने टाइम पर होते हैं, जवान होते हैं, तो भाई सब उनकी खातिरदारी करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं तो फूफा बन जाते हैं, उनके सालों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, सालेज साहब जो हैं उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उतनी केयर नहीं करते, तो दामाद जी फूफा बन जाते हैं फिर ये, ठीक। तो यहां पर खूब खातिरदारी होती है कि यहां बैठिए और यहां बैठ के अच्छे से खाना खाइए, गर्मी अगर लग रही है तो कोई पंखा झलने वाला यहां पर आ जाता है, वो ना उसको अपना, तो अगर नहाने के लिए जाना है तो अगर गांव में है तो पानी की बाल्टी भर के बाथरूम में कोई और ही रख के आएगा, है ना। तो वैसे करके भाई साहब एक अल्ट्रा लेवल की इनको केयर दी जाती है, जो बाद में नहीं मिलती, इस चक्कर में फूफा करने लग जाते हैं, नाम भी पड़ जाता है फूफा। तो ढेरों बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं, लेकिन एक हो गया, और ये हो गया यहां पर आकर, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए इस ससुराल में एक वो भी चला जाए, बोलते ना कि एक पति पत्नी और वो, अगर कोई वो नाम का जो व्यक्ति है वो भी गलती से यहां पहुंच जाए, तो बताइए उसका क्या किया जाएगा। अगर वो नाम का व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है तो क्या करेंगे? क्या उसकी खातिर भी दामाद जी जैसी की जाएगी? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। उसको तो मार मार के जहां से आया था वहीं पर छोड़कर आएंगे। अच्छा जी, तो दामाद में और वो में बड़ा अंतर होता है। ऐसे यहां पर अंतर है। मान लीजिएगा
जैसे कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के केस में जो लीगल रेट बनता है वो आपका 12% का बनता है, लेकिन आपने एक्चुअल में चार्ज कर लिया है सपोज करो 18% से, तो आपने 6% एक्सेस कर लिया है। इसमें दामाद जी कहां तक हैं? दामाद जी हैं 12% तक। 12% तक तो टैक्स बुलाया जाता है, बाकी जो 6% है इसको वो बुलाते हैं, वो नाम दिया जाता है 6% को, यानी कि अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स इसको बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी, तो वैसे करके है। अब इसको आप वो की बजाय फूफा भी बुला सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप उसे वो भी बुला सकते हैं कि जब तक यहां थे तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद जाकर जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते तो फूफा, तो बच्चे तो यही चाहते क्योंकि फूफा फूफा करेगा यहां पर आकर, वो चाहेंगे कि नहीं भाई तू जा, तू जहां से आया फूफा तू वहीं जा, तू हमारे ऊपर ये रौब मत चला, तू जा। तो यहां पर क्या होता है, देखिए ये टैक्स होता है और टैक्स को ना बहुत सारी चीजें निकलती हैं टैक्स से। जैसे दूध से कई सारी चीजें बन जाती हैं, खीर भी बनती है, खोया भी बनता है, ढेरों मिठाइयां बनती हैं, दही बनती है, चाय बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। ऐसे टैक्स से एक इनपुट टैक्स बनता है रेसिपिएंट के लिए और फिर उससे आगे आईटीसी बन जाता है। जैसे खोया बनता है, खोए से मिठाई बन जाती है। ऐसे इससे सप्लायर के लिए एक आउटपुट टैक्स बनता है जो उसे पे करना होता है। आउटपुट टैक्स के लिए ही आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बातें हम अच्छे से जानते हैं। टैक्स का पेमेंट करने के लिए ही ड्यू डेट जैसा बेनिफिट दिया जाता है। ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो टैक्स के लिए ही हैं और टैक्स की अलग अलग ब्रांच हो सकती हैं। लेकिन जिसे अमाउंट कहा जाता है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स, क्या उसे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या फूफा को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो इसको मिलती थी? नहीं। क्या इसको हम क्या रेसिपिएंट के लिए इसका आईटीसी मिल जाएगा? जब ये टैक्स है ही नहीं तो इनपुट टैक्स नहीं बनेगा। इनपुट टैक्स नहीं बनेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि क्या ये आउटपुट टैक्स बन पाएगा? ये टैक्स ही नहीं है तो आउटपुट टैक्स क्या खाक बनेगा? जब ये आउटपुट टैक्स नहीं बनेगा तो इसका पेमेंट करवाने के लिए कोई आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो न तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा और ना ही आउटपुट टैक्सेस का खुद का पेमेंट करने के लिए आईटीसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट जैसा बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। ये इमीडिएटली पेबल यहां पर करवा दिया जाएगा। वही सारी बातें लिखी हुई हैं। कैसे करके भला समझते हैं कि यहां पर यह अपना एसआरएफ करके इसने माल बेचा, लीगल रेट आपका बनता था यहां पर आकर लाइक 5% चार्ज कर लिया, इतना 7% एक्स्ट्रा है तो चार्ज किया एक्स्ट्रा। यहां पर जो एक्स्ट्रा आपने चार्ज कर लिया वो तुरंत पेबल यहां पर हो जाएगा। टैक्स ये दे दिया, अमाउंट भी आपको पेबल करना होगा, लेकिन ये अमाउंट आपका इमीडिएटली पेबल हो जाता है। यानी कि इसके लिए ड्यू डेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ब्याज लग जाएगा आपका डे 1 से। लेकिन ये पाप का पैसा है, लेना तो बनता था ही नहीं, टैक्स का तो है ही नहीं, तो इसलिए पैसा जिसका था उसी को लौटा दिया जाएगा। और अगर वो नहीं मिल पा रहा है, ट्रेसेबल नहीं है, तो फिर एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। और रिफंड की जो प्रोसेस होती है सेक्शन नंबर 54 जो रिफंड के चैप्टर में देखा था उसके मुताबिक इसको हैंडल यहां पर किया जाता है। क्या क्या हश्र किया जाएगा वो सारी बातें लिखी हुई कि आउटपुट टैक्स नहीं है, कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैक्स वाला था जिसे टैक्स कहा जाता है उसे हर प्रकार का बेनिफिट यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, अमाउंट पेड कैन बी एडजस्टेड एज जीएसटी। मान के चलिए शुरुआती दौर में क्या लगता था कि किसी पर लीगल रेट के बारे में ये ओपिनियन बनती थी कि यहां पर ये नील रेट अपना बनता है, उसके बावजूद भी हमने एक्चुअल में चार्ज कर लिया, यहां पर आकर 18% चार्ज कर लिया। तो ऐसे हालात में पूरा का पूरा जो 18% है आपका, ये कहा जाता है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स। लेकिन लेटर ऑन लीगल रेट में कुछ चेंजेस आया, ओपिनियन में चेंज हुआ, नहीं भैया नील नहीं, ये 12% है। तो हम तो ये पे कर चुके थे सरकार को बाई ट्रीटिंग इट एज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स, पूरा का पूरा 18%। लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं कि नहीं भैया ये 12% का तो टैक्स बनता है, तो जो मैं 18% पे कर चुका हूं तो क्या उसमें से 12% का टैक्स ट्रीट करके उसकी एडजस्टमेंट दे सकता हूं कि नहीं? जो अमाउंट पे किया जा चुका है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स, क्या उसमें 12% तक टैक्स मानकर एडजस्ट करा सकता हूं? अगर ऐसा होता है तो करवा सकते हैं, बाकी 6% आपका अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स ही रहेगा। वो वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे क्या बोलते हैं, इंट्रा और इंटर की कंफ्यूजन, जो न करना था कर गई, मैं कित जाके मर गई, मैं बावड़ी बावड़ी बावड़ी। मतलब क्या है सुनिए जरा।
कि ट्रांजैक्शन थी इंट्रास्टेट और मान लिया इंटरस्टेट या वाइस वर्सा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा पैसा गलत फंड में पहुंच जाता है। तो हमें करना क्या होगा, जहां पर हमने गलत दे दिया है वहां से रिफंड आएगा और जहां पर देना बनता है वहां पर देना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले करेक्ट जहां पर पे करना चाहिए था वो पे करना पड़ेगा, उसे पे कर दीजिए। उसके पे करने के 2 साल के भीतर भीतर आपने जहां गलत पे कर दिया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है ये चाहे अधिकारी ने फाइंड आउट करी हो या एसएससी को खुद पता लग गई हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों में केस में सेक्शन काम करेगा। लेकिन चूंकि मेरा इंटेंट चोरी करने का बिल्कुल नहीं था, मैंने सरकार को ही पैसा दे रखा था लेकिन गलत फंड में दे रखा था, तो यहां से उठ के वहां जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट जैसी कोई बात यहां पर नहीं करी जाएगी। आगे यहां पर आगाज हो रहा है, जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं उनका किया जा रहा है। तो जो टैक्स पेयर ऐसे मान के चलिए जैसे कि दुर्योधन सरोवर में जाकर छिप गया था महाभारत के अंत में, ऐसे ही आपका टैक्स पेयर एक सरोवर, एक तालाब में जाकर छिप जाता है, कहता है कि तुम ढूंढ ही नहीं सकते मुझे। तो यहां पर टैक्स अधिकारी ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं 3 महीने तक इंतजार करूंगा या मैं 3 तक गिनूंगा, या तो बाहर निकल के आ जा, हमने रिकवरी करने है आपसे, और अगर नहीं आओगे तो फिर हम अंदर सरोवर के अंदर आ जाएंगे। तो 3 महीने का समय दिया जाता है डिमांड ऑर्डर से। अगर पेमेंट नहीं किया जाता है या तो तू आ जा वरना फिर हम आ जाएंगे, या तो तू आ जा, नहीं तो 3 महीने के बाद हम तेरे पास में आ जाएंगे। और अगर हमें यह लगता है कि इन विदिन 3 मंथ्स तू हमारे पास नहीं आने वाला है और तू सरोवर में नीचे नीचे कहीं गायब हो जाएगा, अगर हमें ऐसी कुछ इंटीमेशन मिलती है तो हम 3 महीने के अंदर अंदर भी तेरे पास में आ सकते हैं तुझे ढूंढने के लिए। जब तुझे लेकर आएंगे तालाब से तो थप्पड़ मारते मारते लाएंगे और ढंग से तुझसे रिकवरी करेंगे। सबसे पहले जो हमने कुछ पैसा देना बनता था, तूने कुछ अच्छे काम कर रखे थे, एक्सपोर्ट वगैरह कर रखा था, वहां पर तेरा अगर कुछ रिफंड बनता था तो उस रिफंड को हम तुझे नहीं देंगे, वो तो भूल ही जा। अगर तेरे कॉलर पकड़ के ला रहे हैं, पानी टपकता हुआ आ रहा है, और अगर तेरा किसी से लेना बनता था, कोई पोस्ट ऑफिस था, कोई बैंक बना हुआ था, कुछ लेना बनता था, तो वहां जाके तू बोल के आएगा कि साहब ये जब मेरा पैसा मैच्योर हो जाएगा तो ये पैसा मुझे नहीं इस टैक्स अधिकारी को दे दीजिएगा। थप्पड़ मारते मारते वहां तक तुझे लेकर हम जाएंगे। रिफंड्स को एडजस्ट कर लिया, थर्ड पार्टी के पास में चले गए। उसके बाद अगर अभी भी हमारी रिकवरी पूरी नहीं हुई है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास में ले जाएंगे, वहां जाके गुहार लगाएंगे इस निकम्मे, इस पापी व्यक्ति से हमारा हम पैसा दिलवाइए। फिर कोर्ट वाला एक रैप्टम मारेगा खींच के, तो 4 पैसे और निकल के आएंगे, उनसे हमारी टैक्स डिपार्टमेंट की पूर्ति करी जाएगी। वहां से भी अगर पूरी नहीं होती तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में जाएंगे जहां पर तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, उनसे जाके विनती करेंगे और वो हमें कोऑपरेट करेंगे और एक थप्पड़ वो मारेंगे। है ना, हम तो खुद मार ही रहे हैं थप्पड़, दूसरों पर भी थप्पड़ मरवा रहे हैं, तो वहां से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमें रिकवरी करके देंगे। दूसरा ये, हम आपको पकड़ के ये च्युइंगम की तरह खींच कर देखेंगे, खींचते हो कि नहीं खींचते। अगर खींच गए तो आपका जो दूसरा अक्स निकल के आएगा, उसमें बन जाता है ना, टीवी में नहीं देखते आप कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, उसके 2 बन जाते हैं, एक यहां खड़ा है, हा 2 बन जाते हैं उसके ना। तो वैसे करके तो दूसरा अक्स है जो तेरा डीम डिस्टिंक्ट होगा, तुझे तो मारेंगे, उसको भी रैप्टा मारेंगे, उससे भी हम अपनी रिकवरी यहां पर कर सकते हैं, यानी डीम डिस्टिंक्ट से भी रिकवरी करी जा सकती है। बाकी तेरी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे कि या तो गब्बर या तो हमारा पैसा हमें दे दे वरना इसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। तेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेन हम कर देंगे, जैसे 3 इडियट के अंदर डिस्ट्रेन कर लिया था बाबा की अस्थियों को कि या तो बता दे कि हमारा दोस्त कहां, वरना बाबा गया फ्लश में। वैसे करके खाली कर देंगे, वैसे करके हम डिस्ट्रेन कर लेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टीज को। तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हारा कुछ बॉन्ड वॉन्ड हमारे पास में पड़ा हुआ था तो तुरंत उसमें आग लगा देंगे, आई मीन टू से इसको हम रिकवर कर लेंगे। इस प्रकार से बुरे हालात कर देंगे, लेकिन हम रिकवरी हर हाल में तुमसे करके रहेंगे। वो सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में इतना सब होने के बावजूद भी मान लीजिए अभी भी कुछ ड्यूज बचते हैं और वो जो एसएससी था वो हाफ रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, चारों तरफ से थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे। अब वो बोलता है कि भाई साहब अब तो मैं कतई मर जाऊंगा, अब जो बैलेंस ड्यूज हैं उनको एक साथ रिकवर मत करो वरना मैं मर जाऊंगा, टुकड़ों में ले लो, टुकड़ों में ले लो, आप मुझसे प्लीज टुकड़ों में ले लो। विनती करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा अब तो लाइन पे आया ना, तो एक काम करते हैं, हमें भी लग रहा है कि अगर यार अब इससे ज्यादा थप्पड़ मारे रिकवरी करने के लिए तो शायद ये मर ही जाएगा, तो हमें मारना नहीं था उसको क्योंकि काम इससे आगे भी करवाना है, ये हमें टैक्स कमा कर देगा। तो हमने उसकी किश्तें बांधी कि हौले हौले थप्पड़ मारो, हौले हौले मारो, जैसे थोड़ा थोड़ा के मुंह से जैसे पानी निकालते हैं ना भर भर के, वैसे करके इसके मुंह से हमें निकालना है। तो यहां पर करके हमने क्या किया कि लाइक उससे किश्तें बना दी, उसकी मैक्सिमम 24 किश्तें बनाई जा सकती हैं और 24 इंस्टॉलमेंट के अंदर उससे हम ये रिकवरी अपनी करके चल सकते हैं। अगर नीड बेस्ड हो, अगर लग रहा है कि नहीं अभी सारी रिकवरी हो सकती है, 2-4 हफ्ते और मार सकते हैं, खींचकर मरेगा नहीं ये, तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा
कि अब रिकवरी अभी पूरी नहीं हुई थी, तो हम इधर उधर झांक कर देखा तो पता लगा कि इसकी एक प्रॉपर्टी थी। हम तो गए इसकी प्रॉपर्टी पर, लेकिन वहां पता लगा वहां तो कोई और ही रह रहा है। हमने कहा तू कौन बे, ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। हमने कहा एक काम कर, जरा पेपर लेके आ, कौन सी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी तेरे नाम पे। वो पेपर लेकर आता है, उसमें दिखता है कि बिना किसी कंसीडरेशन के वो प्रॉपर्टी उस बंदे को वहां पर दे दी गई है। साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपनी रिकवरी से बचने के लिए प्रॉपर्टी को दाएं बाएं कर दिया, इसका कोई सगा संबंधी था। हम क्या करेंगे, इसमें एक रैप्टा इसमें मारेंगे और एक उसमें मारेंगे, निकल बाहर यहां से, और जो रजिस्ट्री थी उसमें आग लगा देंगे कि नहीं ये वॉइड एब इनिशियो आपका ट्रांसफर था, उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे और वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेंगे, और इस प्रकार से वहां पर ये नंबर निकल कर आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी को बेच बाच देंगे। इस प्रकार से प्रॉपर्टी वगैरह को बेचने से जो पैसा इकट्ठा यहां पर किया जाएगा, नहीं ये वॉइड हो जाएगा ट्रांसफर आपका। लेकिन अगर मान लीजिए सर वो प्रॉपर रजिस्ट्री दिखाता है विद कंसिडरेशन, एडुकेट कंसिडरेशन में, गुड फेथ में बेची गई प्रॉपर्टी थी, तो क्या प्रॉपर्टी में जो बैठा है उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे? द आंसर इज नो। ये बिल्कुल सीन मुझे ऐसे नजर आ रहा है जैसे नायक मूवी के अंदर था ना, जब अनिल कपूर जाते हैं कि भाई ये झोपड़पट्टी तो इनकी थी, तुम यहां से कौन? तुकाराम, तुकाराम को बाहर निकालते हैं, बाहर आ जा। तो ऐसे ही जो तुकाराम वहां बैठा हुआ उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जेन्युइन पर्सन है तो फिर उसको वैसे ही वहां उसके अंदर रहने देंगे, फिर प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। खैर मान लेते हैं वो तुकाराम टाइप ही व्यक्ति था, प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है और पैसों का ढेर लग जाता है। उस पैसों के ढेर में तो लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो बैंक वगैरह में गिरवी भी रखी हुई थी और भी कुछ इसके ऊपर चार्ज हो सकते हैं। तो वहां पर अब देखा जाएगा कि पैसों की ढेरी तो लग गई है, पैसों की लगा दूं ढेरी, और वो ढेरी तो लग गई है, लेकिन ढेरी में हमारा नंबर कहां पर आएगा? नंबर कहां पर आएगा? इसके लिए एक लिक्विडेटर होता है, बेसिकली जो लिक्विडेट कर रहा होता है उसके पास सारा फंड्स होता है और वहां पर सब लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। इस बार मुझे ऐसी इमेजिनेशन दिमाग में आ रही है जैसे कि समुद्र मंथन के बाद एक तरफ अमृत बट रहा था और एक तरफ विष बट रहा था। वो लाइन लगी हुई थी, एक तरफ देवों की लाइन लगी है, एक तरफ राक्षसों की लाइन लगी हुई है, और वो वहां पर पिलाया जा रहा है। देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, राक्षसों को विष पिलाया जा रहा है। तो वैसे करके इनका नंबर कौन सी कैटेगरी में आएगा? जो गवर्नमेंट का अधिकारी है, ये मांगने के लिए, अपना पैसा मांगने के लिए उसकी गर्दन पकड़ रखी है, घसीट रखा, उसको ऐसे पकड़ रखा है यूं करके, यूं घसीटते घसीटते ला रहे हैं टैक्स पेयर को और कह रहे भाई नंबर कहां, कौन लाइन में कहां पर खड़े हों? तो कहा कि सिक्योरिटी की लाइन ये रही, अनसिक्योर्ड की लाइन ये रही, तो अनसिक्योर्ड वाली लाइन में आइएगा और वहां पर भी आप प्रेफरेंशियल ड्यूज के आगे जाके खड़ा हो जाइए, यानी अनसिक्योर्ड की लाइन में प्रथम, यानी सबसे आगे आपको खड़ा होकर चलना है। सबसे पहले इसमें से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो कॉस्ट है वो, वर्क्समैन कंपनसेशन और सिक्योर्ड, इनको एक पारी पासू का चार्ज देकर चलते हैं, इक्वल राइट देकर चलते हैं। फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह थे उनको दिया जाता है। फिर आपके अनसिक्योर्ड बचते हैं, अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल ड्यूज ये होते हैं, बाकी फिर आप किसी और को दिया जाता है। ऐसा नियम कानून आईबीसी 2016 के अंदर आपका दे रखा है। आगे है प्रोविजनल अटैचमेंट। अब हमने रिकवरी तो कर ली और उसको छोड़ भी दिया है, लेकिन एक बात हमें यह करनी चाहिए कि तुकाराम जैसा केस पड़ गया था कि प्रॉपर्टी को दाएं बाएं कर देता, वो हमारे लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि हम तो सोच रहे थे इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तो किसी और की ही प्रॉपर्टी निकलती है। तो भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव काम करना चाहिए कि अगर ऐसा लगता है भाई कि व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज को दाएं बाएं कर देगा, तो जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कौन सी वाली प्रोसीडिंग्स, चाहे असेसमेंट की हो, इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो, पेनल्टीज की प्रोसीडिंग्स हो, जब भी डिमांड वाली प्रोसीडिंग इसके ऊपर चल रही हैं, या ये कह सकता हूं कि सेक्शन नंबर 59 से लेकर सेक्शन नंबर 94 तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं, एक्सेप्ट सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, ये जो प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही हैं, इसके दौरान आपकी प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट, फ्रीज कर देंगे प्रॉपर्टीज को कि इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करवाई जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है मेरे बच्चा। एंड ये जो प्रोविजन अटैचमेंट है ये मैक्सिमम 1 साल तक का रखवाया जा सकता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना होगा। तो ये थी रिकवरी प्रोसीडिंग्स। कहां से शुरुआत हुई थी? तालाब से शुरुआत हुई थी और पूरी की पूरी एक फिल्म सी मेरे दिमाग में बन गई, तो वो फिल्म मैंने आपको भी सुना दी है। इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज कि ये फिल्म आपके दिमाग में भी चली या नहीं चली। एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बताइएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा कि ये फिल्म आपके दिमाग में चली या नहीं चली, और फिल्म चलने से आपको वास्तव में एक बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, ये आपको बता के चलना है। ठीक है जी। कैसे था? सरोवर में थे, आवाज लगाई, या तो 1 2 3, या तो आ जा, 3 तक की गिनती गिनी जाती है, वरना हम आ जाएंगे, हमें लगा कि भाग सकता है तो वहां पहुंच जाएंगे। घसीटते हुए बाहर लेके आए, रैप्टे मार इसका देना बनता था, वो उसको नहीं दिया। जो बाहरी लोग थे, बैंक था, पोस्ट ऑफिस था, सबसे रैप्टे मरवाए और वहां रिकवरी करी, कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, सबसे करवाया। इस प्रकार से फिर तुकाराम के यहां पर भी गए, वहां से लेकर आए पैसे। तो इस तरह से हमने सारी बातें अपनी यहां पे करी हैं। और एट द एंड किश्तों में बात कर रहा था, किश्तों में पेमेंट करवा दो, ये सारी बात हमने अपनी यहां पे करी है। तो ये था आपका रिकवरी का सिस्टम। अगला पॉइंट आता है कि रिकवरी किससे करके चलोगे। तो जब ये बात आती है कि रिकवरी फ्रॉम हुम,
रिकवरी फ्रॉम होम, तो वहां पर आकर शाहरुख खान की तरह पूरी बाहें खोल दीजिएगा कि जितनी खोल सकते हो ऐसे करके। शाहरुख खान ने तो इतनी ही खोली थी, लेकिन आप इतनी खोल सकते हो, आप इतनी खोल सकते हो ऐसे करके, ठीक है, कि जितना भी जिससे ले सकते हो रिकवरी करो भाई। क्या भाई पैसे कौन देगा बे? स्लोगन क्या है? पैसे कौन देगा बे? बे, ये क्वेश्चन कब आता है? देखिए, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की एक दुकान है, मान लीजिए कॉस्मेटिक की दुकान है, वहां पर जाते हैं और कॉस्मेटिक की दुकानदार वाला आज की तारीख में वो बाहर निकल आता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है कोई कॉस्मेटिक की दुकान आपके जानने वालों की? तो मान के चलिए वहां से उसने दुकान बेच दी है, वो बाहर आ गया, दूसरा व्यक्ति वहां पर जाकर बैठ जाता है। उसके कई महीनों बाद फिर टैक्स के अधिकारी आते हैं, तो टैक्स के अधिकारी अपनी रिकवरी किससे करके चलेंगे? टैक्स अधिकारी अपनी रिकवरी किससे करके चलेंगे? सर जी पहले वाले से या इस वाले से? तो मान लीजिए अगर ड्यूज ट्रांजैक्शन के बाद के हैं उसमें दिक्कत नहीं, मैं तो पहले वाले ड्यूज की बात कर रहा हूं जो पुराने मालिक के समय के ड्यूज थे। तो ऑब्वियस सी बात है पुराना मालिक तो है ही नहीं, तो ढूंढोगे कहां कि भाई तू ही आ जा, एक हफ्ता से मारेंगे तू ही रहे। बाबू जी मैंने क्या, अरे तूने सारी लायबिलिटी सारी एसेट तूने खरीदी कि नहीं खरीदी उसकी? कह हाँ जी। तो जब पूरा जितनी भी उस डेट तक की लायबिलिटीज थी सब तूने खरीदी हैं, तो भैया तू ही यहां पर हमें जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। सर अगर नया वाला मिल गया घूमते फिरते छोले कुलचे खा रहा था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको भी पकड़ लिया जाएगा और दोनों को पकड़ के रैप्टे मारे जाएंगे, दोनों में ज्वाइंटली और सेवरली, किसी एक से या दोनों से मिलाकर जो भी रिकवरी हो सकती है रिकवरी करके चलेंगे ऐसे करके। रिकवरी स्पेशलिस्ट कौन है? श्री नरेंद्र यादव जी, ज्वाइंट, अब तो एडिशनल कमिश्नर हो गए हैं, वो एडिशनल कमिश्नर रिकवरी स्पेशलिस्ट है, तो वो पहुंचेंगे, बॉडी शॉडी भी बना के रखते हैं वो, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, ठीक है, एक बार फिर से। एंड ये हमारी बात यहां पर हुआ जाती है। प्रिंसिपल और एजेंट की बात करके चले तो अंबुजा की फैक्ट्री ये रही और अंबुजा का एक्सटेंडेड आर्म उसका एजेंसी वाला ये रहा। अगर इनके बीच में कोई भी घालमेल होता है तो बताइए रिकवरी किससे करके चलेंगे? दोनों एक ही तो मामले हैं, ज्वाइंटली और सेवरली, प्रिंसिपल एजेंट दोनों से करी जा सकती है। आगे है अमेलगमेशन। यहां पर आकर ये दो अलग अलग ए लिमिटेड और बी लिमिटेड यहां तक अलग थी, यहां पर आकर इनके ज्वाइंट होने का ऑर्डर पास किया जाता है। तो यहां तक ऐसे चल रहे थे, यहां तक ये अलग अलग चल रही थी, लेकिन मजे की बात यह हुई कि जब इनका ऑर्डर पास हुआ है तो इनको बैक डेट से, मेरे बच्चा क्या बोल रहा हूं, इनको ना बैक डेट से मेरे भूरा यहां पर लाइक एक कर दिया जाता है, बैक डेट से, बैक डेट से एक कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पहले यहां पर ये शादी तय हो रही थी, मतलब तय क्या, मतलब तय हो गई थी शादी, लेकिन बीच में 1-2 साल का गैप था यहां पर आकर, ठीक है, शादी यहां पर होनी थी, चलो ठीक है यहीं हुई, लेकिन उसको डीम किया गया कि यहीं से मान लो, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि बैक डेट से मानना पड़ जाता है, तो यहां से मान लेते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए इनको भले ही इनका अमेलगमेशन एबी लिमिटेड ये बैक डेट से हुए हैं, बट परंतु मेरे भूरा एक बात बता जरा कि मैं इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो इस पीरियड में दोनों के अलग अलग रहे होंगे ना? जी हां। तो इस पीरियड की अगर कोई लायबिलिटीज बनती है तो एबी लिमिटेड से नई वाली एंटिटी से लेंगे या पुरानी वाली से ही लेकर चलेंगे? सब पुरानी वाली से ही लेकर चलेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है, ठीक है जी, क्योंकि उस समय दोनों की अपनी अपनी आरसी थी। अगर लिक्विडेशन हो जाता तो क्या करके चलेंगे? लिक्विडेटर आता है, लिक्विडेटर सारा पैसा इकट्ठा करता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है लिक्विडेटर की, क्योंकि हमें याद है ना कि वो, अब देखो ना, इमेजिनेशन से ये चीज लिंक अच्छे से होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि लिक्विडेटर ने पैसों की ढेरी लगा दी है, तो कैसे पता लगेगा लिक्विडेटर ने लिक्विडेट कर दिया है? क्योंकि मामला एनसीएलटी पहुंच जाता है अगर कंपनी की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर बोला गया उस लिक्विडेटर को कि हे लिक्विडेटर, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर आप कमिश्नर साहब को सूचित करना कि भाई साहब ऐसे करके कुछ कांड, मतलब ऐसे करके कुछ लिक्विडेशन हो रहा है और आप अपने पैसे लेने के लिए आ जाइए, बताइए आपके कितने पैसे बनते हैं। तो कमिश्नर साहब आपको 3 महीने के अंदर अंदर बता देंगे हमारे इतने पैसे बनते हैं, और फिर जब बंटवारा हो रहा हो तो आप वहां पहुंच जाइएगा, अनसिक्योर्ड वाली लाइन में सबसे आगे जाके लग जाइएगा, वैसे करके फिर आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो 30 दिन में आपको बताना है, 3 महीने के अंदर कमिश्नर बताएगा कि हमारे कितने ड्यूज बनते हैं। आगे बात करें डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर नॉर्मली एक ही होते हैं। मेरी कंपनी है, उसमें 4 डायरेक्टर हैं, मैं, मेरी पत्नी, भैया, भाभी, एंड चारों ही डायरेक्टर हैं, चारों ही शेयर होल्डर हैं, तो सब एक ही बात होती है, वही मालिक होते हैं और वही उसके डायरेक्टर होते हैं, वही शेयर होल्डर होते हैं। तो यहां पर रिकवरी अगर कोई बनती है तो किससे की जाएगी? पहले कंपनी से की जाएगी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और अगर उसके बाद नहीं हो पा रही तो डायरेक्टर से, जो उसके ज्वाइंटली एंड सेवरली, जो एक मिल जाए या मल्टीपल मिल जाए, सबसे रिकवरी वहां पर करवा दी जाएगी। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनाया जाता है किन्हीं कारणों से,
और पब्लिक कंपनी बनने के बाद पता लगता है कि भाई साहब वो जो डायरेक्टर थे प्राइवेट कंपनी के अंदर वो भी चीटर थे, तो उनको फिर यहां पर नहीं पकड़ा जाएगा, उनको बख्श दिया जाएगा। हालांकि डायरेक्टर के ऊपर लगने वाली जो पर्सनल पेनल्टी होती है वो जरूर यहां पर लगवा दी जाएगी। फर्म का मामला है तो पहली जो पसंद आएगी, कमला पसंद है, वो फर्म से रिकवरी करके चलेंगे, और फर्म से नहीं हो पा रही तो जो पार्टनर्स हैं उसके जॉइंटली सेवरली उनसे करवा दिया जाएगा। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो अपने रिटायरमेंट की सूचना रिटायरमेंट से 1 महीने के भीतर भीतर सूचना उसे देनी होती है। 1 महीने के भीतर भीतर सूचना दे दी है तो इस डेट से वो रिटायर मान लिया जाता है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद सूचना दे रहा है तो जब सूचना दे रहा है उस समय पर उसे यहां पर कंसिडर किया जाता है मेरे बच्चा कि भाई अब उस डेट से उसे रिटायर माना जाता है। वैसे करके अगर माइनर का केस है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका गार्जियन होगा, जो उसको देखरेख कर रहा होगा, उससे रिकवरी करी जाएगी। एंड उसके बाद कोई हवेली वगैरह है, कोई डिस्प्यूट बन जाता है तो कोर्ट ने जो उसका मैनेजर अपॉइंट कर रखा है वहां से रिकवरी की जाएगी। एंड अगर मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोप्राइटरशिप में था, इंडिविजुअली काम कर रहा था और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस कंटिन्यूड या क्लोज्ड है। अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रखा है तो जो नया ओनर होगा उससे हम रिकवरी करके चलेंगे। अगर बिजनेस क्लोज हो जाता है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे यहां पर रिकवरी करी जाएगी। लेकिन उत्तराधिकारियों ने अगर अपने कमाई से कुछ प्रॉपर्टी अर्न कर रखी है तो उसको यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। HUF, AOP, BOI करता ईच मेंबर सारे जॉइंटली सेवरली करके चलेंगे। फर्म डिसॉल्व होती तो पार्टनर और उसके जो फर्म है दोनों से। एंड उसके बाद गार्जियनशिप या ट्रस्ट है तो बेनिफिशियरी लाइबल टू पे GST जो भी होगा इस प्रकार से बात करके चलेंगे। एंड अकॉर्डिंगली वो वाली बात दे रखी है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है कि पार्टनरशिप फर्म थी, बाद में कंपनी बन जाती तो वही पार्टनर थे, वही वहां पर वो है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर से भी रिकवरी की जा सकती है जो वहां पर थे। तो ऐसे करके हमारी बात मालिक कर दी जाती है। AB डायरेक्टर बने हैं तो AB यहां भी थे तो इनसे रिकवरी की जा सकती है AB से। ऐसे करके हमारी बात ये हो जाती है। और इसके अंदर एक जो सेक्शन नंबर 83 है उसमें चेंज आया है, और एक यहां पर छोटा सा चेंज ये आया है लेटेस्ट अमेंडमेंट के चलते हुए कि जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जब आप अपने ऑफर को अवेल कर लेते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे संकट धुल जाते हैं। तो वैसे करके बोलते हैं कि जो बोलते थे कि भाई सारी चीज खत्म हो जाएंगी, ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड, तो वहां पर सिविल प्रोसीडिंग्स ही कंक्लूड आपकी होंगी। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपकी कंक्लूड यहां पर नहीं हो पाएंगी। सीजर कॉन्फिस्केशन वगैरह की जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी, वो आपकी चलती रहेंगी। तो वैसे करके उन प्रोसीडिंग से यहां पर डीलिंक किया गया है और ये बताया गया है, वो आपका सर्कुलर यहां पर दिया गया है जो मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट रिकवरी वाले मामले के अंदर कि अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही हम कुछ डायरेक्ट रिकवरी का प्रोविजन लेके चलेंगे। एंड उसके बाद में यहां पर बोलता है सेक्शन 83 के अंदर भी अमेंडमेंट आए हैं कि अगर प्रोसीडिंग चल रही थी असेसमेंट वाली चलती है सेक्शन 59 से लेकर आपकी 64 तक चलती हैं जी। ये इंस्पेक्शन सर्च और सीजर वाली चलती हैं आपकी 67 से लेकर 72 तक चलती हैं, और डिमांड रिकवरी वाली 73 से लेकर 94 तक की चलती हैं। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि 59 से लेकर 94 तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक्सेप्ट सेक्शन 65 ऑडिट और 66 स्पेशल ऑडिट, तो इन प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है। किसकी प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकती है? कई जगहों पर यह बदलाव किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि नौकर, माली एटसेट्रा, इनको आगे करके जो मास्टरमाइंड होते हैं अपना कारोबार करते हैं, तो नौकर, माली ये तो फ्रंट पे तो है ही है, ये तो टैक्सेबल पर्सन है ही है, इसके साथ साथ जो मास्टरमाइंड है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। हर जगह पर अलग अलग जगहों पर अमेंडमेंट्स किए गए हैं उस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए भी। तो उस टैक्सेबल पर्सन का या जो उसके पीछे मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, मास्टरमाइंड बैठा, उसकी प्रॉपर्टी को यहां पर प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दी जाती है और ये चैप्टर आपका यहां पर आकर संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय हो। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी अब तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा, अभी बेहद अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, चलें। यस, पेनल्टी चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहजता और सरलता से सारी बातों को करके चलेंगे। पेनल्टी का जिक्र कब आता है? सोचने की बात है कि जब आपने कुछ गलत कर दिया हो, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया हो। क्या भला? जो न करना था कर गई, मैं कित जाके मर गई, मैं बावड़ी बावड़ी। मतलब ये कि जो लॉफुली करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है, तो बस यही गड़बड़ हो जाती है। और इसी गड़बड़ को बोल देते हैं ऑफेंस, और ऑफेंस के चलते हुए लगाई जाती है पेनल्टी। सरकार का उद्देश्य पेनल्टी लगाकर रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता, बल्कि एक सबक सिखाना होता है कि देख, अगर तूने अपराध किया है तो अपराध को हम इस तरह से तेरे ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डालकर तुझे इस बात का सबक सिखाने का प्रयास करके चलते हैं कि तू आगे से ऐसे काम ना करके चले। ठीक। और अगर ज्यादा ही कुछ घिनौना काम कर दिया है तो फिर उसको सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी।
तो यहां पर ये सेक्शंस की लिस्ट आपकी दे रखी है। चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिविल ऑफेंसेस और क्रिमिनल ऑफेंसेस। सिविल ऑफेंसेस हैं तो लायबिलिटीज भी सिविल ही होगी, और सिविल लायबिलिटीज को बुलाते हैं, इस फॉर्म में दर्शाते हैं, पेनल्टीज एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। पेनल्टी एंड कॉन्फिस्केशन यहां आते हैं। पेनल्टीज के लिए आपके 4 सेक्शन हैं। 2 सेक्शन हैं टैक्स पेयर के लिए और 2 सेक्शन हैं बाकी अथॉरिटीज के लिए। सेक्शन 122 और 125 टैक्स पेयर के लिए हैं। 122 स्पेसिफिक है कि ये कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो आपको पेनल्टी ऐसे लगाई जाएगी। 125 रेज्यूडरी है कि अगर आपका जो ऑफेंस है वो सेक्शन 122 में कवर नहीं है तो 125 की पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। सेक्शन 123 और 124 बाकी अथॉरिटीज पे हैं। मतलब कि जब एक जीएसटी अधिकारी को अपना होमवर्क करना होता है या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाहरी अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की, चाहे स्टॉक एक्सचेंज की, चाहे मोटर व्हीकल अथॉरिटी की, चाहे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, किसी की भी बाहरी अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करती है प्रॉपरली तो उनके ऊपर ये 123 और 124 की पेनल्टीज लगाई जाती हैं। दीज पेनल्टीज आर नॉट फॉर द टैक्स पेयर। फिर आते हैं 3 सेक्शन बैक टू बैक, 125 के बाद में 126, 127, 128। 126 में बोलता रिलैक्स, ठंड रख भाई, ठंड रख। ये बोलेगा कि जो पेनल्टी ठोकी जा चुकी है टैक्स पेयर के ऊपर उसे कम किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। 127 में बोलता है तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। जब जीवन में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे ना, तुम अकेले से महसूस करो, तो बस अपने आप में गाना गुनगुना लेना कि तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। ठीक है, मूवी थी, बहुत पुरानी है, तहलका मूवी है, उसका एक गाना है, शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा, देखना बड़ा अच्छा है, आई लाइक इट, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो यहां पेनल्टी कह रही है कि पेनल्टी मुझे लगने के लिए कोई बारात की जरूरत नहीं है, कोई बाकी अन्य प्रोसीडिंग्स का होना जरूरी नहीं है कि जब वो चल रही होंगी और प्रोसीडिंग्स तो ही पेनल्टी लगेगी। ओनली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं, चल सकती हैं खाली खाली। ये बताया गया सेक्शन 127 के अंदर। 128 में कहते हैं कि सरकार को पावर है कि वो पेनल्टी को पार्शियली या फुली वेवर दे सकते हैं। किसको पावर है? सरकार को, अधिकारी को नहीं है। अधिकारी को दी जाएगी तो करप्शन फैल जाएगा, इसलिए पावर सरकार ने अपने पास में सुरक्षित रखी हुई है सेक्शन 128 के अंदर। तो ये रहे आपके वो तीनों सेक्शन यहां पर आकर। ठीक, जब हम कॉन्फिस्केशन की बात करते हैं तो सेक्शन 129 में सीजर है, उसके बाद 130 के अंदर कॉन्फिस्केशन होता है, यानी कि सीजर में कैच किया और कॉन्फिस्केशन में निकल गए। जैसे ऑल आउट नहीं होती, मच्छर को पहले कैच करती है फिर निकल जाती है, वैसे करके 2 स्टेप में उसको अंदर ले गए। सेक्शन 131 कहता है कि सिविल और क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं ये बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्रिमिनल के अंदर क्या क्या आता है तो इसमें बात करते हैं भैया जी, सेक्शन नंबर 132 आएगा, जेल करावेगी रे छोरी जेल करावेगी। हरियाणवी सॉन्ग एक सुन के देखना, अच्छा है ये भी। तो यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब यह है कि जहां पर व्यक्ति को जेल हो जाए, सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। अच्छा, सलाखों के पीछे डालने की जो पावर होती है वो सिर्फ एक मजिस्ट्रेट की ही होती है, बाकी की नहीं होती है। उसके बाद में कहते हैं 133 रेलिवेंट नहीं है, 134 में बोलते हैं कि भाई प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होती है, सैंक्शन चाहिए होती है, क्योंकि जो ये सलाखों के पीछे डालने वाला आदेश इश्यू किया जाता है ये मजिस्ट्रेट इश्यू करता है, तो मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जाता है पहले। तो किसी भी व्यक्ति की, जब इसे बोलते हैं बेसिकली चार्जशीट फाइल होना, अगर किसी की चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो फिर मुकदमा उसके ऊपर होना तय है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बड़े अधिकारी की परमिशन के बाद ही एक व्यक्ति को मुकदमेबाजी के लिए घसीटा जा सकता है। सेक्शन 135 में बोलता है मेंटल स्टेट, कि देखिए क्रिमिनल ऑफेंस के चलते एक व्यक्ति को हम तभी सलाखों के पीछे डाल सकते हैं जब उसका दिमाग दोषी दिमाग रहा हो, गिल्टी माइंड रहा हो, उसने ये कर्म जानबूझकर किया हुआ हो, तो ही उसको डालेंगे। ठीक, जब वो अपने धर्म से विपरीत हो गया हो। धर्म क्या होता है?
धर्म होता है मेरे हिसाब से कि जब एक काम को श्रेष्ठतम तरीके से किया जाता है और जो आपके लिए नियत काम बनाए गए हैं उनको आप करते हो, तो ये माना जाएगा कि आप अपना धर्म निभा रहे हो। आग का धर्म होता है जलना और जलाना, हवा का धर्म होता है सुखाना, पानी का धर्म होता है भिगोना, प्यास बुझाना। तो जब जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है वो अपने काम को श्रेष्ठता से पूरा करता है, तो ये कहा जाता है कि वो अपना धर्म निभा रहा है। ऐसे ही आपको और हमें भी अपने कर्मों को बड़ी श्रेष्ठता के साथ करना चाहिए, तो कहा जाएगा कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और जीत हमारी निश्चित है। तो यहां पर आकर कह रहे हैं कि भाई मेंटल स्टेट आपकी होनी चाहिए, आपने काम जानबूझकर किया है तो ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऑफेंस बाई कंपनीज किया जाए तो कंपनीज को एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। अगर कंपनी ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म करेगी तो छोड़ेंगे उसे भी नहीं। हालांकि कंपनी को जेल में तो नहीं डाल सकते, कंपनी के बिहाफ पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएंगे जेल में, डायरेक्टर शायरेक्टर ये जेल में जाएंगे, लेकिन कंपनी पर सेपरेटली मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या है? त्राहिमाम त्राहिमाम। जैसे कि यहां पर भी था मिटिगेशन की, पेनल्टीज को मिटिगेट किया जा सकता है। यहां इसका रिलैक्सेशन आ गया था, ठीक है जी। अच्छा, जो ये अपना होता है ना कॉन्फिस्केशन, तो कॉन्फिस्केशन का भी एक रिलैक्सेशन आता है, रिडम्पशन फाइन करके एक पॉइंट आएगा, वो इसका रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है जी। और ये जो आपकी क्रिमिनल ऑफेंसेस थे इनका भी कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए। यस सर, मतलब जो जो आपको सजा ठोकी जा रही है, चाहे वो पेनल्टीज हो उसके अंदर रिलैक्स है, चाहे आपका ये कॉन्फिस्केशन हो, क्योंकि सीजर तो एक स्टेप है, असल में जो मेन चीज है वो है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, कि आपके गुड्स की ओनरशिप सरकार के नाम में ट्रांसफर हो जानी। तो कॉन्फिस्केशन से भी रिलैक्सेशन मिल सकता है इफ यू हैव पेड रिडम्पशन फाइन। और तीसरा यहां पर जो जेल आपको हो रही है उसको भी यहां पर रोका जा सकता है, उसमें भी रिलैक्सेशन की बातें हैं। ये है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ठीक साहब। तो ये पूरे चैप्टर का एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया। सेक्शन 122 3 सबसेक्शन में बटा हुआ है, सबसेक्शन 1 2 3 करके। सबसेक्शन 1 में क्या बोलते हैं, चित्र देख लीजिए कि तूने गलत काम किया है इसलिए पेनल्टी तो तुझे यहां पर झेलनी ही पड़ेगी। एक प्रकार से कोड़े बरसाए जा रहे हैं। यहां पर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सेक्शन 122(1) में कि यहां जो व्यक्ति है दैट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। सबसे अहम बात, इफ द पर्सन इज ए रजिस्टर्ड पर्सन और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो यहां पर आकर आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर आप सेक्शन 122 का 3 पढ़ रहे होंगे, ठीक। यस सर। तो यहां पर जो कंप्लायंस वाला पार्ट होता है IAM तो आई मतलब कि इनवॉइस संबंधी गलत बुक कर लिया, गलत पास ऑन कर दिया, है ना, ऐसे ही अपना या बोगस इनवॉइस इश्यू कर दिया, वैसे करके। मैनर ऑफ पेमेंट, आप टाइम से टैक्स जो कलेक्ट कर लिया लेकिन 3 महीने बीत गए, आपने सरकार को पे ऑफ ही नहीं किया। TDS आपने कम कलेक्ट किया या कम जमा कराया, मतलब कम काटा या कम जमा कराया। ऐसे TCS आपने कम कलेक्ट किया या कम जमा कराया। तो मतलब इनसे जुड़े हुए जो ऑफेंसेस हैं आपके, वो यहां पर बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया आपने, या रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने रॉन्ग डिटेल्स दे दी थी, तो इसका मतलब शादी के वक्त ही आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, तो पेनल्टी तो आपके ऊपर यहां आनी ही चाहिए, ठीक साहब। रिकॉर्ड की बात करते हैं। नो रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 35, रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं करते हो या फिर आप फॉल्स रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो इससे आपका इंटेंट नजर आता है। या रिफंड क्लेम कर रहे हो फ्रॉड्यूलेंटली, रिटर्न संबंधी यहां पर कोई भी बात नहीं दे रखी है, क्योंकि यहां पर जो रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते हो तो सेक्शन 47 इन इटसेल्फ में वहां बता रखा है कि भैया कितनी लेट फी आपको देनी होगी, इसलिए अलग से पेनल्टी चैप्टर में पेनल्टी का क्लॉज नहीं है। ITC अवेल या यूटिलाइज रॉन्गली, वैसे करके। ऊपर जो बोल रखा था ना, नो इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस या बोगस इनवॉइस, इसमें प्रैक्टिस क्या चलती है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ये पर्सन है, ये करता क्या है, एक को दिया खोखला इनवॉइस
लेकिन इसको सप्लाई नहीं दी है। इनवॉइस दिया, सप्लाई नहीं दी, और दूसरे को सप्लाई दे दी पर उसको इनवॉइस नहीं दिया। इस प्रकार से दोनों सामने वाले व्यक्ति भी अपने अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं और ये भी मैनेज करता है, और नुकसान होता है यहां पर गवर्नमेंट का कुल मिलाकर ऐसे करके। ठीक है जी, अच्छा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर डिस्पोज ऑफ करता है या टेम्पर विद करता है एनी सीज्ड गुड्स। जो सीजर होता है गुड्स का, अगर प्रीमिसेस पे बात करो तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में हो जाता है। अगर अटैचमेंट की बात करोगे तो सेक्शन 83 के अंदर पावर ऑफ अटैचमेंट भी दे रखी होती है। तो जब गुड्स को नजरबंद कर दिया जाता है या सीज कर दिया जाता है, उसके साथ आप टेम्परिंग करते हो, तो इसको भी यहां पर कवर किया गया है, और इसके लिए आपको पेनल्टी ये वाली लगाई जाती है कि जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो, और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं डीएसओ के नाम से। डीएसओ डिस्पोज ऑफ करता है, या सेकेंडरी पार्टी ट्रांसपोर्टर वगैरह लोग हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर ये सेकेंडरी पार्टी रजिस्टर्ड है तो यहां पर आ जाएगी, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 122(3) में ये अपना फॉल करके चलते हैं। या सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाते हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर दे रखी हैं। शॉर्ट में याद रखेंगे IM RRRRRR और DSO। IM RRRRRR और DSO, इनसे कनेक्टेड कोई भी आप ऑफेंस कर रहे हैं तो आपकी पेनल्टी यहां पर लगवा दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि रिटर्न संबंधी बात नहीं है, अदरवाइज तो यहां पे लगभग सब है। तो कुल मिलाकर यहां पर 21 ऑफेंस है इन टोटलिटी, अगर आप इनको देखते हो तो। 1A लास्ट टाइम इसमें इंसर्ट किया गया था कि जो व्यक्ति घरेलू नौकर हो गया, माली हो गया, इनके नाम पर कारोबार करते हैं और खुद पर्दे के पीछे बैठकर फ्रूट्स खा रहे होते हैं, आप भी खाया करो, तो उससे ऐसे व्यक्तियों को क्या करना होता है? सब ऐसे व्यक्तियों का सरकार कहती है कि बेटा छोड़ेंगे नहीं। तो जो नौकर माली वगैरह है जिसके नाम पर कारोबार है, वो तो पेनल्टी के चक्कर में आएगा ही आएगा। इसके पीछे जो पर्दे के पीछे बैठा है मालिक, जिसके इशारों पर सारा खेल हो रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या किया? अच्छा, उसको ट्रैक करने के लिए ऐसी फर्मों को सरकार 1% का कॉन्सेप्ट लेकर आई 86B के अंदर, और जब ट्रैक हो जाता है, ढूंढ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो कैच करके अब धोने का नंबर आता है तो धोया जाता है यहां पर आकर। क्या बोला कि हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। क्या जहर शब्द लेकर आए हैं। हु रिटेन्स, पर्दे के पीछे, जो पर्दे के पीछे बैठकर अंगूर खा रहा है, ऐसे करके जो पर्दे के पीछे बैठकर अंगूर खा रहा है मालिक, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई छोड़ेंगे नहीं। सप्लाई विदाउट इनवॉइस, मतलब सप्लाई तो करी है लेकिन इनवॉइस नहीं दिया। यही तो हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है कि भाई मैं हूं, मान लीजिए मैं सरिया में डील करता हूं, तो एक व्यक्ति जिसको कच्चे में खरीदना था माल, तो सप्लाई तो मैंने उसको कर दी, सप्लाई मैंने उसको कर दी, उसको बिल नहीं दिया, कैश ले लिया, बात खत्म, वो भी खुश, मैं भी खुश। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको माल नहीं चाहिए, बिल चाहिए खर्चों को इन्फ्लेट करने के लिए, तो वो मुझसे खाली बिल ले गया। तो मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है ना, यहां माल दे दिया, बिल दे दिया, तो ओके है, लेकिन मैंने अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह का बेनिफिट यहां पर अर्न कर लिया, और वो दो व्यक्ति भी अपनी मन मर्जी मुताबिक चीजों को मैनेज कर गए, और नुकसान हुआ यहां पर आकर सरकार का, तो सरकार कतई नहीं छोड़ेगी भाई साहब। तो सप्लाई विदाउट इनवॉइस, या इनवॉइस तो इश्यू किया है लेकिन सप्लाई यहां पर नहीं करी है। ओके, ITC विदाउट टेकिंग सप्लाई। अब यहां रेसिपिएंट को पकड़ लिया, ध्यान दीजिएगा, ये तो सप्लायर के एंगल से बात लिखी हुई है और ये रेसिपिएंट के एंगल से है कि इनमें से जौन सा व्यक्ति जो था ना अपना, ये वाला मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, कि ITC विदाउट टेकिंग सप्लाई, ये वाला है कि जिसको इनवॉइस दिया गया था ना, तो इसका जो रेसिपिएंट आदमी होगा जो यहां ITC ले रहा होगा, तो सप्लायर के साथ साथ रेसिपिएंट को भी पकड़ा। और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC बाई ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो ऐसे व्यक्ति जो पर्दे के पीछे बैठे उनको भी इक्विवेलेंट पेनल्टी यहां पर लगाई जाएगी, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके बराबर की, यानी कि 100% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। ठीक, यस सर। तो मोटी मोटी बात, IMRRRR DSO के केस में 10,000 और 100% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज हायर, और जो पर्दे के पीछे बैठ के अंगूर खा रहे थे उनको भी 100% की पेनल्टी यहां पे लगा दी जाएगी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आगे बोलते हैं कबूतर सेक्शन 122(2) के अंदर। तो जब हम डिमांड रिकवरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर भी पेनल्टी का जिक्र कर रखा था।
तो अगर वहां पर वो वाली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं, सेक्शन 73 या 4 की पेनल्टी लग गई है, तो ये नहीं लगेंगी। और अगर ये पहले शुरू हो गई है तो वहां पर सेक्शन 73, 74 की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि सिंगल एक्ट के लिए डबल पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। तो बोनाफाइड में 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, और मेलाफाइड के अंदर वहां सेक्शन 74 में सिर्फ 100% ही लिखा हुआ था, 10,000 कंपैरिजन में नहीं था। हम दरख्वास्त करते हैं लॉ मेकर से कि थोड़ी पैरिटी मेंटेन की जाए, या तो यहां से 10,000 को हटा दीजिए या सेक्शन 74 में भी आप 10,000 को लिख दीजिए, ताकि चीजें दिखने में ठीक लगे। हालांकि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बड़ी बड़ी होती है साहब, 10,000 की तो बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन है, और ऐसी वाली ट्रांजैक्शन के नोटिस भी कहां आते हैं, तो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के में नोटिस आते हैं आपके, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कोई इंपैक्ट नहीं, बस थ्योरेटिकली पैरिटी मेंटेन हो जाए तो पढ़ने में और सुनने में भी हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। यस, 122 का 3 आ गया। यहां टारगेट किया गया बेसिकली सेकेंडरी पार्टी को, और उसमें भी बेसिकली अनरजिस्टर्ड को। हालांकि खुल के नहीं बोला है, पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये कंफ्यूजन अक्सर देखने के लिए आएगी कि हम सेक्शन 122(1) में फॉल कर रहे हैं या 122(3) में फॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर है, जिसके इशारों पर सारा खेल खेला गया है, तो डायरेक्टर के ऊपर आप पेनल्टी सेक्शन 122(1) में लगाओगे? नहीं साहब, देखिए जो कंपनी है, कंपनी जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके ऊपर तो अंडर सेक्शन 122(1) में लग जाएगी, क्योंकि वो भी एक पर्सन है। लेकिन चूंकि इसको करने में किसने मदद करी है, कौन इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है, वो है सपोर्टर, कौन है इसका, तो सपोर्टर था डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को लगेगी अंडर सेक्शन 122(3) के अंदर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो यहां पर अब एड्स यानी सहायता कर रहा है या ऑफेंस को करवाने में मदद कर रहा है, या अक्वायर पोजेशन या गुड्स को छिपा रहा है, ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउस कीपर है, जो चंगू मंगू हैं। मेन पार्टी के दो जो दाएं बाएं हाथ होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो होते हैं एक वेयर हाउस कीपर और एक ट्रांसपोर्टर। अधिकारी को जब कोई रेडवेट डालते हैं तो उन्हें सारी चीजें ना सिद्ध करनी पड़ती, लिंक करनी पड़ती कि हाँ ये ऐसे घटना घटित हुई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर। उन्हें बुलाते हैं, दो हफ्ते मारते हैं, खींच खींच के पट बोलते हैं तोते की तरह, सारा लिंक वहां पर आकर बन जाता है। अधिकारी के सामने प्रेजेंट नहीं होना, हाजिरी नहीं देना हवेली पर जाकर, तो वहां पर आकर ये पेनल्टी अप टू 25,000 तक की लगाई जा सकती है। ध्यान दीजिए, पेनल्टी का जो नेचर है अप टू 25, तो यानी कि ये वेरिएबल नेचर की, दैट में भी 5,000, 10,000, 15,000 और 25,000 तक हो सकती है। तो पेनल्टी का नेचर अगर वेरिएबल नेचर का है तो उनमें मिटिगेशन की संभावना भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो पेनल्टी आपकी फिक्स्ड नेचर की होती है, जैसे कि अभी पीछे देख रहे थे कि 10% ऑफ दिस अमाउंट दैट्स इट, वहां गुंजाइश नहीं दिख रही कम होने की, तो उनमें मिटिगेशन भी नहीं हो सकता है। ये वाली बात हम आगे पढ़ेंगे अभी अपने अगले सेक्शन में, ठीक। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 123 यहां पर करके। 122 था 123 और 124 आपके यहां पर आते हैं। जब अधिकारी अपना होमवर्क कर रहा होता है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से इसे आरटीओ ऑफिस से जरूरत पड़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जरूरत पड़ जाती है कि भाई जरा बिल देना इसकी फैक्ट्री का निकाल के, जीएसटी भर रहा है ये महीने का 2 लाख रुपए का, और बिजली का बिल आ रहा है 10 लाख रुपए का। हे भगवान, तो बिजली का बिल जब 10 लाख का आ रहा है तो आप क्या अनुमान लगाएंगे, क्या उसका प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही हो रहा है कि भाई 2 लाख का जीएसटी जा रहा है? तो ये चीजें ना क्रॉस चेक करने वाली होती है कि काम कैसे हो रहा है, और यहां पर अधिकारी को अपना विवेक, अपनी समझ लगानी पड़ती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है राधे, हाँ सर ठीक है। तो यह अलग अलग अथॉरिटी से अधिकारी अपनी इंफॉर्मेशन मांगता है, और हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 72 भी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि हर एक जो दूसरी अधिकारी लोग हैं वो जीएसटी अधिकारियों को कोऑपरेट करके चलेंगे, कोऑपरेट एंड कोऑपरेट। तो उसी की कसम खाते हुए यहां पर कोऑपरेशन मांगा जा रहा है। तो मान लीजिए बैंक से बैंक स्टेटमेंट मांगा अधिकारी ने, और बैंक ने करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट तो दिया पर वो इनकरेक्ट था। अगर इनकरेक्ट था, मांगा था 18-19 का, दे दिया 19-20 का, तो डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको बोला जाएगा कि ठीक है भैया डिफेक्ट को दूर कीजिएगा। 30 डेज का मैक्सिमम टाइम दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप इस डिफेक्ट को 30 डेज के अंदर दूर कीजिए। दूर कर दिया तो ओके, दूर नहीं किया तो अब ये ढीठ पड़ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो यहां जो व्यक्ति आए यहां पर, और जिनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई और इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, जिन्होंने दी ही नहीं या डिफेक्टिव दी और डिफेक्ट को दूर भी नहीं किया, इन दोनों में अब कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे प्राणियों को एक फाइनल कॉल दी जाती है कि मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर आप अपने ड्यू, अब जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है इसको आप प्रोवाइड करा दें, नहीं तो तुम्हारा तिलक कर दिया जाएगा। तिलक में क्या कर रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन दे दी तो ओके है, नहीं दी तो यहां पर लगेगी साहब ये
पेनल्टी 100 रुपीज पर डे की फॉर बिलेटेड पीरियड, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 5000 रुपीज तक जा सकती है। तो क्या यहां पर गवर्नमेंट का उद्देश्य ये रेवेन्यू अर्न करने का था? नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य इस बैंक वगैरह जो अथॉरिटी है जिसने लापरवाही से काम किया है उसके माथे पर एक तिलक लगाना था, एक प्रतीक था, एक चिन्ह लगाना था। जैसे एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की कि हाथ पे लिखवा दिया गया था कि मेरा बाप चोर है, तो एक चिन्ह लगाना था वैसे करके कि हम लापरवाह हैं, वैसे करके यहां पर बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही सेक्शन नंबर 13 कस्टम्स के अंदर बोला जाता है कि पिल्फरेज के संबंध में जो कस्टोडियन को ड्यूटी भरनी होती है वो भी एक चिन्ह ही होता है कि पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर कस्टोडियन तुम्हें ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा, वैसे करके। सेक्शन 124 के अंदर स्टैटिस्टिक्स मांगे जाते हैं। एक रॉ इंफॉर्मेशन मांगी है तो 123 में स्टैटिस्टिक्स यानी कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा मांगा है तो पेनल्टी का प्रोविजन यहां पर है। अगर नहीं दी तो अप फ्रंट छूटते लगा देंगे, हफ्ता मारेंगे खींच के 10,000 रुपए तक का छूटते हफ्ता है 10,000 रुपए तक का, ये तो अलग कर दीजिए। और कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो वेरिएबल नेचर का है तो फिक्स हो गया ना भाई, ये फिक्स्ड है। और ये अपना जो वेरिएबल इन नेचर है डे बेसिस पर है वो 100 रुपीज पर डे का लगाया जा सकता है, विच में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक की मैक्सिमम यहां पर बात हो सकती है, वैसे करके। अब आता है 125 जो कि टैक्स पेयर के लिए एक रेजुडरी पेनल्टी है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 122 में कवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए यहां पर आ जाना, चले आना, लगा देंगे। 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ध्यान दीजिए 20,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम बोला गया है 25,000 तक की। राइट है जी? हाँ जी राइट है। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, रिलैक्स रिलैक्स। कैसे? अब कुछ भी लगेगा तो रिलैक्सेशन पक्का पक्का मिलेगा। 126 में बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ पेनल्टीज। पहली बात हमें यह देखना होगा यहां पर कि क्या इसमें मिटिगेशन की गुंजाइश है भी या नहीं, गुंजाइश है भी या नहीं है। अगर पेनल्टी फिक्स्ड नेचर की तो कम हो ही नहीं सकती है तो उसे तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो वेरिएबल इन नेचर होती है लाइक अप टू इतनी लगेगी तो वहां पर कितनी लगाई जाए। वहां पर जैसे मान लो 25,000 तक की पेनल्टी है सेक्शन 125 के अंदर, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, तो क्या फिगर चूज की जाए इस रेंज में से। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो बोलते हैं कि अगर आपका जो ऑफेंस है वो माइनर ब्रीच है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हो सके तो पेनल्टी मत ही लगाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनर ब्रीच क्या है? वैल्यू बहुत छोटी सी है, लेस देन 5,000, 5,000 से कम की वैल्यू है। देखो नया लॉ है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं भाई साहब। और मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड थी या मतलब प्राइमा फेस दिख रही है कि हंसो कि भाई ये मिस्टेक थी, ग्रॉस नेग्लिजेंस दिख रही है, छोटा सा अमाउंट है तो मत लगाइएगा। पेनल्टी केस टू केस वेरी करेगी, कहीं पर 125 की पेनल्टी 5,000 होगी, कहीं पर 10 होगी, कहीं पर 15 होगी, कहीं पर 20, कहीं पर 25 होगी, केस टू केस वेरी करेगी। जो वॉलंटरी डिस्क्लोज करेगा चीजों को, कोऑपरेट करेगा अधिकारी को, तो वहां ऑब्वियस सी बात है वहां पर कम पेनल्टी अपनी लगाई जाएगी। और पेनल्टी लगाने का तरीका वही है, नोटिस दीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, उसके बाद फिर उसका डिमांड ऑर्डर तैयार करवा दिया जाता है। तो पेनल्टी के संबंध में कुछ एक डिसिप्लिनरी प्रोविजंस आपके यहां पर दिए हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 126 की डिसिप्लिन क्या है पेनल्टी को लगाने का, तो वो यहां पर बताया जाता है। ठीक है, तू साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है हर आग से। जरूरी नहीं है कि हमारी प्रोसीडिंग्स इन सेक्शंस के तहत कंटिन्यूड हों, जैसे नॉन फाइलर हो गए, नॉन रेस्टोरेंट हो गए, समरी असेसमेंट हो गया, शोकोज नोटिस, डिमांड ऑर्डर, बोनाफाइड, मेलाफाइड, सीजर कौन, तो इनका जरूरी नहीं कि इनके साथ ही पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होंगी। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अकेले अकेले भी हो सकती हैं। और यहां है सरकार की पावर कि वो पेनल्टी को वेव ऑफ यहां पे कर सकते हैं, चाहे वो 122 का हो, 23 का हो, 25 का हो या आगे का हो, फुल्ली या पार्शियली सरकार वेवर दे सकती है। कोरोना टाइम के अंदर कई सारे वेवर्स यहां पर दिए गए हैं, ऐसे करके ये सेक्शंस आपके आ जाते हैं। 3 सेक्शन थे बैक टू बैक। और अब बात करते हैं सीजर एंड कॉन्फिस्केशन की। अचानक से किताब कैसे बदल गई सर जी? ये सेक्शन नंबर 129 और सेक्शन 130 में जबरदस्त चेंज आया है इस बार, और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में इसमें से पूछा जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसलिए मैंने इन 2 सेक्शंस पर अलग से स्पेसिफिकली काम किया है कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे से बातों को समझा पाऊं, कन्वे कर पाऊं। तो ये 2 पेज हैं कहां पर? ये 2 पेज आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर विद द हेडिंग एनालिसिस ऑफ सेक्शन 129, 130। तो सेक्शन 129 एप्लीकेबल हो रहा है इन ट्रांजिट, रास्ते में, राह में,
राह में उनसे मुलाकात हो गई। किनसे बताते हैं, रुकिए। ये बात करता है इन ट्रांजिट, ठीक है। अच्छा जी, और ये बात तब करता है जब गुड्स अदरवाइज हो। ये एक जनरल क्लॉज है बेसिकली, लेकिन ये रास्ते की ही बात करेगा। तो नॉर्मली जब क्या होता है कि गाड़ी जा रही होती है लोड होकर हमारे फैक्ट्री या वेयर हाउस से, गाना चल रहा होता है, या तो वो चल रहा होगा गदर वाला ओ हो, या फिर वो चल रहा होगा गड्डी चली है छलांगा मार दी। छलांगे मारती हुई जा रही थी, रास्ते में मामा जी मिलकर रोको भाई गड्डी रोको भाई। गड्डी रुक गई है। अधिकारी बोलेगा ड्राइवर से, ऐसे तो होगा, मतलब किताब को साइड में करो, ये तो सब लिखा मिल जाएगा आपको, पहले मैं आपसे बतिया लूं। ला भाई ला, इनवॉइस दिखा, नीचे आ जा भाई। ड्राइवर नीचे उतरेगा, गाड़ी साइड में लगी, ड्राइवर नीचे उतरा। ला भाई इनवॉइस दिखा, इनवॉइस दिखाएगा ड्राइवर। ये अधिकारी चेक करेगा, ओके चल ठीक है इनवॉइस तो है। ला भाई ई वे बिल दिखा इसका। अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या हुआ तो हो सकता है एक्सपायर हो, या हुआ लेकिन दोनों में इनवॉइस और ई वे बिल में मिसमैचिंग आ रही है। यानी कहीं भी अधिकारी को उंगली रखने की जगह मिल गई। उंगली रखने की मेरा मतलब होता है लाइक कहीं भी उसकी मिस्टेक मिली, गलती मिली, तो बोलेगा ठीक है भाई जरा ठंडा वंडा पिलाओ भाई, इसको ले जाओ खोपचे में। कह बाबू जी क्या हुआ, कह रहे गाड़ी को सीज करो उसकी को। गाड़ी को सीज करने की बात वहां पर हो जाएगी। ड्राइवर विनती करेगा बाबूजी छोड़ दो, बाबूजी छोड़ दो, बाबूजी 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 छोड़ दो, और ज्यादा वो कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करता है, कभी कभी ना ड्राइवर अपने रिस्क पर ले जाते हैं माल को। जैसे मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना है, कच्चे का माल है, आई मीन टू से कि सपोज करो मैं एंड यूजर हूं और मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है। उस फर्नीचर का मुझे क्रेडिट वेट मिलने वाला है नहीं, तो कच्चे का बिल या कैश में पेमेंट कर दी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। नॉर्मली भाड़ा लगता है अगर 8,000 रुपए का, तो कभी ना अक्सर ट्रक वाले तैयार हो जाते, काम करो भाई साहब हमें देना आप 10,000, 8 की बजाय 10 लेंगे, लेकिन आपके गुड्स की जिम्मेदारी हमारी पहुंचाने की। रास्ते में पकड़ा गया तो हम उसको सेटल करेंगे। ऐसे भी ड्राइवर होते हैं जो गुड्स का इंश्योरेंस करवा देते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, तो वैसे करके है। तो अगर ड्राइवर अपने रिस्क पर लेकर आया है तो विनती करेगा कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन अपना उसका खुद का रिस्क नहीं है। मालिक ने कहा तो कोई बात नहीं, पकड़ा जाए तो हमारी बात करा देना, तू 8,000 ही हम तुझे देके चलेंगे। तो सीधा मालिक को फोन करेगा कि बाबूजी गाड़ी पकड़ी गई है। अब बाबूजी बोलेंगे एक काम कर, तू अधिकारी से हमारी बात करा। ड्राइवर बोलेगा भाई साहब बात कर लीजिए। कह रहे कौन है, कि बाबूजी हैं। कह रहे कौन बाबूजी, कह रहे गुड्स के मालिक हैं। अधिकारी फोन पकड़ेगा, हेलो बाबूजी वो गुड्स छोड़ दो भाई साहब, वो देख लो भाई साहब कुछ आगे पीछे कुछ करके जो बन जाए, जैसे जो हो। एक काम करो फोन पे नहीं, इधर आ जाओ जरा, यहाँ के बात करो, क्या करना है आपको। फोन काट दिया, फट से काट दिया फोन। अब जो मालिक आदमी पहुंचेगा वहां साइट पर पहुंचेगा, कन्विंस करेगा कि यार देख लो क्या करना है, बैठो ना आप भी गुस्सा करते हो, अभी बहुत गुस्सा करते हो, बैठो जरा। ठंडा अगर कर दिया गुस्सा तो ठीक है, गाड़ी को रिलीज कर दिया जाएगा। अब ठंडा का मतलब समझ रहे हैं आप, कोका कोला। और अगर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वहीं एक ऑर्डर पास किया जाएगा। ऑर्डर होगा सीजर का। अंग्रेजी में उसे चालान के नाम से, अंग्रेजी देसी में उसे चालान के नाम से भी जानते हैं कि उसका गुड्स का और गाड़ी का दोनों का चालान कर दिया गया, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर होते हैं इनको हम चंगू मंगू के नाम से बुलाते, तो चंगू भी इसमें शामिल था, ट्रांसपोर्टर। तो कन्वेंस का भी हुआ और उसमें गुड्स का भी हुआ, दोनों के दोनों कस्टडी में अधिकारी की में पहुंच जाएंगे। दिन खत्म हो गया, शो का पर्दा गिर गया, फिर अगली सुबह होगी। अगली सुबह अधिकारी अपने ऑफिस के लिए तैयार हुआ, चाय नाश्ता लिया। उस दिन घर में पोहा बना हुआ था, नाश्ता अच्छे से कर करा के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में भी चाय आ जाती है गुड्डे की बिस्किट के साथ साथ। अब गुड्डे खा के व्यक्ति बुड्ढे हो रहे हैं। वो चाय पी के फिर देखता कि भाई साहब क्या सीन चल रहा है, गुड्स को सीज करके ले आए हैं, अब अगला एक्शन क्या होगा। तो वहां से उसने सबसे पहला काम यही किया अगले दिन कि एक बता दिया कि इसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगनी है, गुड्स के ऊपर जो टैक्स इंटरेस्ट है वो तो लगना ही लगना, उसको बोलने की जरूरत नहीं अलग से, लेकिन पेनल्टी कितनी लगेगी वो वहां पर बताई। पेनल्टी की क्लॉज बदल गई हैं। उसके लिए हमें यह देखना पड़ता है
कि यहां पर आकर लाइक ये जो अपना गुड्स है वो टैक्सेबल गुड्स है या फिर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। अगर वो आपका टैक्सेबल गुड्स यहां पर है तो क्या करेंगे, तो नॉर्मल इसमें ना दो तरीके से लिखा जाता है कि अगर आप इस नोटिस पर जो हम बनाकर दे रहे हैं इसके मिलने के 7 दिन के भीतर भीतर आ जाते हो, फिर तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए पेनल्टी अलग होगी। लेकिन 7 दिन में नहीं आए तो फिर हम डिमांड ऑर्डर पास कर देंगे, फिर आपकी पेनल्टी कुछ और होगी। तो नोटिस पर आए तो पेनल्टी कितनी भला, टैक्स अमाउंट का 200%। और अगर नोटिस पर नहीं आए, ऑर्डर का वेट किया करे, नहीं 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 लगे रहे अपने उसमें, तो फिर क्या है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 50% गुड्स की कीमत का आधा और 200% ऑफ टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी वहां पर लग जाती है। ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड भी था, उसके अंदर कुछ गुड्स, तो वहां पर आकर एग्जेम्प्टेड वाले के लिए, क्योंकि टैक्स को तो बेस नहीं बना सकते ना, क्योंकि उस पर टैक्स है ही नहीं, तो क्या बेस बनाए। अगर नोटिस पर आ रहे हो तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, लोअर है ध्यान दीजिएगा। एंड दूसरा है अगर टाइम से नहीं आए, ऑर्डर पर आओगे तो फिर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो इस तरह से आपकी यहां पर पेनल्टी अमाउंट डिटरमिन किया जाएगा। जो ट्रक वाला भैया है उसके लिए क्या, जितनी पेनल्टी इस ओनर पे लगी है वो पेनल्टी का अमाउंट और 1 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम हो उतने की पेनल्टी का चिट्ठी एक बनाई जाएगी उस कन्वेंस वाले के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, चंगू के लिए। तो दोनों को चिट्ठियां अलग अलग अपनी जा रही हैं। अब उनकी कॉल है कि वो पेमेंट करने के लिए कब आते हैं, वैसे करके। तो चिट्ठी मिलने के बाद वो आएंगे, आके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो भी अपनी बात रखी जो भी है, तो ये सब 7 डेज का खेल होता है। 7 डेज के अंदर अंदर आपको कॉल लेनी है कि आप पेमेंट कर रहे हो या फिर ऑर्डर का वेट करोगे। कर दिया तो आपको कम पे करना है, नहीं तो फिर ऑर्डर बनने के बाद ज्यादा पे करना। ऑर्डर बनने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी फाइनल कॉल लेनी होती है, पेमेंट करना होता है। अगर नहीं किया तो आपका जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। उसके लिए ऑक्शन में लगा दिया जाएगा, ऑक्शन में लगाकर प्रॉपर इसकी इन्वेंट्री वगैरह बनाई जाएगी और फिर जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको गुड्स बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद जो पैसा आएगा, अपने टैक्स ड्यूज जो बनते हैं, पेनल्टी शेमल्टी और टैक्स वैक्स जो बनते हैं उनकी भरपाई की जाएगी। उसके ऑक्शन के जो खर्चे हैं वो काटे जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो व्यक्ति के ई कैश लेजर के अंदर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर रजिस्टर्ड आदमी नहीं है तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा जो बचा हुआ है वो। एंड अगर मान लीजिए व्यक्ति ट्रेसेबल ही नहीं हो पा रहा है, 6 महीने बीत गए हैं, तो फिर वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। ऐसे करके मेरे कबूतर बात बोल दी जाती है। ठीक है जी, तो यही सारी बात यहां लिखी हुई है कि ये रहे कारण। मैंने साधारण से साधारण लैंग्वेज में इसको लिखा है, आसान से आसान। इनवॉइस नहीं, ई वे बिल जो अपना है वो नहीं था या मैच नहीं करते थे, एक्सपायर हो गया था, वैसे वाले हालात में ध्यान दीजिए। 7 दिन में ऑर्डर, सीजर का ऑर्डर आएगा, अगले 7 दिन में यहां पर पेनल्टी का नोटिस है और अगले 7 दिन में यहां पर बोलते हैं वो पेनल्टी का ऑर्डर है और फिर उसके अगले 15 दिन के बाद फिर ये ऑक्शन की बात कर ली जाएगी। तो यहां हम जो कह रहे हैं कि आप अगर जल्दी से आगे, जल्दी का मतलब है कि आप नोटिस पाते ही दौड़े दौड़े चले आते हो, 7 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो, तो फिर सीन इस प्रकार से सेट किया जाएगा। अदरवाइज सीन को ऐसे करके यहां पर सेट किया जाएगा। ये मैं आपसे बता चुका हूं, कन्वेंस के लिए बता दिया। और रिलीज ऑफ गुड्स की यहां पर बात कर रखी है, 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो ये हो जाएगा। स्टोरेज चार्जेस भी यहां पर पेबल हो जाते हैं। ये लिखा जरूर है मैंने, ये अमेंडमेंट थी आपकी यहां पर आकर, बट ये वाला पैराग्राफ आपके लिए जरूरी नहीं है। बस ऑक्शन के लिए बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्शन में लगाया जाएगा। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो सेल प्रोसीड्स होगी उसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, अमाउंट टू बी रिकवर्ड जो अपने खर्चे पाने काट लिए, उसके बाद ई कैश लेजर में या बैंक अकाउंट में चला गया, नहीं तो फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसे करके।
अब आता है आपका सेक्शन नंबर 130 करके कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। तो यहां ट्रांजिट का कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं दे रखा, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कॉन्ट्रावेंशन गलत तरीके से सप्लाई दे रिया है या ले रिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही अपना कारोबार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए मतलब बिना शादी के ही इधर उधर भागा फिर रहा है। एंड नोइंगली यूज एनी कन्वेंस, और ये आ गया चंगू अपना कि भाई आप उसमें जानबूझकर भी आप अपने कन्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हो इसके अंदर। एंड या फिर ऊपर वाले व्यक्ति मेन पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि कोई और कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, एनी अदर कॉन्ट्रावेंशन, 2-3 नाम स्पेसिफिक लिखकर और बाकी कुछ भी। मतलब सीधी बात यह कि अगर कोई भी इरेगुलरिटी पाई जाती है तो विद रेस्पेक्ट टू गुड्स, तो पेनल्टी तो आपको सेक्शन 122 की लगेगी, साथ में आपके गुड्स कॉन्फिस्केट भी हो सकते हैं। कॉन्फिस्केट के लिए पहले सीजर किया जाएगा, सीजर के बाद में फिर कॉन्फिस्केशन होगा, कॉन्फिस्केशन के बाद में फिर उसको ऑक्शन में लगा दिया जाता है। तो यहां पर एक मौका दे रहे हैं कि देखिए अगर कॉन्फिस्केशन आपका सुनिश्चित हो जाता है, एडजस्ड है, तो आप उसको रोक सकते हैं। रोक सको तो रोक लो रिडम्पशन फाइन पे करके। जो प्रिंसिपल पार्टी है जिसका गुड्स है उसके लिए एक रिडम्पशन फाइन है, मैक्सिमम और मिनिमम बता रखा है। कैसे देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, जैसे इनवॉइस होता है, वैल्यू होती है एक, और एक जीएसटी अमाउंट होता है। तो ये है इनका मैक्सिमम और ये होता है इनका यहां पर मिनिमम। ठीक है, तो लिखा है यहां पर मैक्सिमम अमाउंट यहां पर रखवा जाएगा। ये कहां गया, मैक्सिमम अमाउंट रखवाया जाएगा आपका मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी जो गुड्स की वैल्यू और मार्केट प्राइस के अंदर जीएसटी कंपोनेंट शामिल होता है, लेस टैक्स चार्जेबल। तो अगर मैं 1,18,000 में से ये घटा दूं तो मतलब ये बच गया ना मेरे पास में, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिडम्पशन फाइन के साथ साथ टैक्स भी तो अलग से लिया जाता है ना। टैक्स को भी ले लें और रिडम्पशन फाइन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कंपोनेंट ले लें तो टैक्स तो अल्टीमेटली 2 बार गया ना, तो इसलिए टैक्स कंपोनेंट को हटा देते हैं वहां से। ठीक, एंड जो मिनिमम है वो आपका टैक्स अमाउंट के बराबर का हो सकता है। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये 1 लाख और ये 18,000 यहां पर आकर हो सकता है। ठीक है जी, आगे क्या बात करते हैं, आगे मिनिमम मैक्सिमम हो गया। और जो कन्वेंस वाला था उसके लिए क्या है, उसके लिए है 100% ऑफ टैक्स अमाउंट करके है। क्यों, क्योंकि इस चंगू की वजह से ये टैक्स अमाउंट इवेड हो रहा था, तो अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए, अपने व्हीकल को छुड़वाने के लिए उसे उतना पैसा पे करना पड़ेगा जितना कि टैक्स अमाउंट बनता था। एंड गुड्स को रिलीज करा सकते हैं, सारे ड्यूज को पे कर दीजिए, आप अपने गुड्स को या ट्रक को जो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 3 महीने का समय होता है, 3 महीने में रिडम्पशन फाइन पे नहीं किया है तो कन्वेंस को और गुड्स को निकाल दिया जाएगा। मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है, यहां ड्यूज 15 दिन में पे नहीं किए तो एक्शन हो जाएगा, यहां 3 महीने में पे नहीं किए तो एक्शन करवा दिया जाएगा। यहां बचने का तरीका है पेनल्टी ये वाली पे कर दीजिए, यहां बचने का तरीका है रिडम्पशन फाइन पे कर दीजिए। ये अट्रैक्ट होने के लिए ये जरूरी है, ये अट्रैक्ट होने के लिए ये जरूरी है। प्रोसेस कैसे चलती है, 7 15 दिन, ऐसे यहां पर ये सीजर कॉन्फिस्केशन एंड 3 महीने का समय दिया जाता है। तो कंपैरेटिवली दोनों सेक्शन को जिसमें भारी भरकम चेंजेस थे उनको मैंने आपके सामने यहां पर रखा और इसे कंप्लीट किया है मेरे बच्चा। और आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और यहां से निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेक्शन 131 बोलता है कि देखो भैया सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल अलग अलग हैं। सिविल खत्म हो गई है, पेनल्टी कॉन्फिस्केशन की बात खत्म हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो बता दे कि ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सिविल अच्छी खासी लग गई हैं तो क्रिमिनल में आपको मुक्ति मिल जाएगी, या क्रिमिनल आपके ऊपर चल गई हैं प्रोसीडिंग्स तो सिविल में मुक्ति मिल जाएगी, वैसी वाली यहां पर कोई भी बात नहीं है। ओके सर जी, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर बात कर रहे हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस की, और ये है जेल करावेगी रह छोरी, जेल करावेगी वैसे करके यहां पर ये निकल के आता है। और सेक्शन 132 यहां पर देख रहे हैं, 33 तो काट ही सकते हैं, 33 में कोई ज्यादा वो नहीं, खास बात नहीं है, 132 पे कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा मालिक, जैसे कि यहां पर एक होती है बहू होती है, ठीक है जी, और कुछ बहुओं में से ही बहू आगे चल के सास भी बनती है। हाँ सर जी, तो कभी कभी वो खतरनाक सास भी बन जाती है ना। तो जो खतरनाक सास है वो पहले कभी ना कहीं बहू तो रही ही होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बहू खतरनाक सास बने, लेकिन ये तय है कि जिसो आज खतरनाक सास है वो पहले बहू तो पक्का पक्का रही होगी। कहने का तात्पर्य यह है
कि जितने भी सिविल ऑफेंसेस हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर भी तब्दील होंगे, लेकिन हां, जितने भी आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो निश्चित तौर पर पहले सिविल ऑफेंस तो रहे ही होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि खतरनाक साज कोई आसमान से नहीं आती, जो बहुएं थी उन्हीं बहु में से कुछ एक चुनिंदा जो होती हैं वो खतरनाक साज का रूप ले लेती हैं। तो जो भी आप सिविल ऑफेंस पीछे देख के आ रहे हैं उनमें से ही कुछ को चुना जाएगा, जो घातक श्रेणी के हैं उनको यहां पे रखवाया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 ऑफेंसेस की लिस्ट है, सिर्फ एग्जॉस्टिव लिस्ट है 12 ऑफेंसेस की, कि भाई ये आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिनके दम पर आपको जेल हो सकती है। सिविल ऑफेंस की कोई लिस्ट नहीं बन सकती है। सेक्शन 122(1) के अंदर 21 ऑफेंस थे, लेकिन सेक्शन 125 के अंदर तो रेजुडरी प्रोविजन दे रखा था कि अगर कोई ऑफेंस वहां कवर नहीं तो यहां आ जाएगा। तो सिविल की कोई लिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस की लिस्ट है। 12 ऑफेंसेस हैं जिनके लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। 12 में से भी 4 अति संवेदनशील हैं। 12 में जैसे खूंखार आतंकवादी नहीं होते, जैसे कि अति संवेदनशील है तो उनको अलग ही जेल में रखवाया जाता है। तो 12 में से पहले 4 यहां हैं, ध्यान दीजिएगा, और 8 आपके निचले वाले हैं। 4 कौन कौन से हैं? नो इनवॉइस विद इंटेंट टू इवेड बोगस इनवॉइस या रिसीव बोगस इनवॉइस एंड अवेल आईटीसी और कलेक्ट। ये 4 वही पॉइंट हैं। मैं बताऊं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं क्या क्या है ये। हाँ जी, देखिए ये कहना चाहता है कि आपने यहां पर इनवॉइस तो दिया बट आपने सप्लाई नहीं करी, एक तो ये बन गया, ठीक। दूसरा, और ऐसे के संबंध में जो रेसिपिएंट आदमी है वो आईटीसी भी बुक करके ले गया, तो ये भी यहां पर क्रिमिनल ऑफेंडर, ये भी जेल जाएगा, और जो सप्लायर था वो भी जेल जाएगा। 2 तो ये हो गए। अच्छा जी, और क्या होगा? एक को इनवॉइस तो नहीं दिया लेकिन उसको यहां इन्होंने सप्लाई कर दी है, तो ये एक ऑफेंस आपका यहां पर आकर बन गया। तो 3 तो यहां से कनेक्टेड हो गए, सप्लाई और इनवॉइस से कनेक्टेड हो गए। और चौथा हो गया वो घिनौना ऑफेंस कि आपने यहां पर आकर कलेक्ट किया एनी अमाउंट एज टैक्स एंड नॉट टू पे टू द सेम। 3 महीने बीत गए, मतलब सरकारी पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म नहीं आती है कि जीएसटी के नाम पे पैसा वसूल कर लिया लेकिन आप उसे आगे सरकार को पे ऑफ नहीं कर रहे हो। 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, तो इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, वैसे करके बोल दिया जाता है। आगे बोलते हैं मालिक यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन। अब 8 की बात कर रहे हैं, 4 तो ऊपर हो गए मेरे बच्चा, ध्यान देना। 4 को हमेशा याद रखना, 4 फिर से रिपीट कर दूं, 4 को हमेशा याद रखना। सप्लाई दी पर इनवॉइस नहीं दिया, इनवॉइस दिया पर सप्लाई नहीं दी, और सामने वाले ने ऐसे इनवॉइस के दम पर आईटीसी बुक कर लिया। तीसरा वो हो गया ऑफेंस। चौथा क्या है? चौथे में है कि सरकारी पैसा लिया और 3 महीने बीत गए हैं ड्यू डेट से, आपने अभी तक जमा नहीं कराया है। तो 4 ऑफेंस आपके तन बदन में हमेशा होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन रिटर्न संबंधी यहां पर कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि ये इतने बड़े ऑफेंस नहीं है रजिस्ट्रेशन ना कराना या रिटर्न ना करवाना कि जेल हो जाए। झूठी इंफॉर्मेशन देना या गलत इंफॉर्मेशन देना, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, आगे है रिकॉर्ड या फॉल्स रिकॉर्ड या सब्स्टिट्यूट या डिस्ट्रॉय करते हो, रिकॉर्ड के साथ प्ले करते हो या फ्रॉडलेंटली रिफंड क्लेम करते हो, आईटीसी फ्रॉडलेंटली क्लेम्ड बाय एनी अदरवाइज वे कर रहे हो, अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाते हो या इन ऑफेंसेस को करने का प्रयास भी करते हो। और जो चंगू मंगू हैं आपके ट्रांसपोर्टर वगैरह वगैरह हैं, ये सब भी इसी के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, ये बाकी आपके 8 ऑफेंसेस यहां पर और निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 अति संवेदनशील हैं, 8 में भी जेल होती है लेकिन ये अति संवेदनशील कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये हैं संवेदनशील मैटर, जैसे कोरोना टाइम में नहीं था कि संवेदनशील एरिया और अति संवेदनशील एरिया, तो ये है यहां पर अति हो गई भाई साहब इसकी, तो अति संवेदनशील एरिया। ठीक, यस सर। तो इनके लिए अब सजा का प्रावधान यहां पर दे रखा है। तो सजा में बोलते हैं क्या भला, कि नॉर्मली जो सजा है वो आपकी यहां पर मैं याद रखता हूं इसे 125 और 135 के रूप में। जो लिस्ट इन्होंने टेबल निकाल रखी है वो ये 125, मतलब अगर आपका जो ऑफेंस है वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है, या 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक का, या 5 करोड़ से ऊपर का अगर जा रहा है तो सजा क्या मिलेगी। कम से कम सजा 6 महीने की है और मैक्स टू मैक्स हो सकती है 1 साल, 3 साल और 5 साल तक वो अपनी जा सकती है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या निकल के आ रही है। ये तो रही पहली बार की बात। अगर खुजली पड़ी हुई है, किसी के एक बार हाथ में खुजली तो लक्ष्मी आएगी, ना बार बार अगर हाथ खुजलाता है तो उसको चाहिए जालिम लोशन, दाद खाज खुजली का दुश्मन, है ना, वो चाहिए उसे यहां पे आके।
तो सब्सिक्वेंट टाइम आ रहा है तो एनी अमाउंट हो, ऐसी की तैसी हो, कम से कम 6 महीने और मैक्स टू मैक्स 5 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, अच्छा जी। अब यहां पर एक बेहतरीन बात सुनिएगा कि जो 6 महीने की सजा है ये स्पेशल केस में कम हो सकती है, स्पेशल एडिक्वेट रीजंस, जो कोर्ट को ठीक लगेगा, क्योंकि कोर्ट ही सजा सुनाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब को जो ठीक लगेगा तो वहां पर ये कम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी अहम बात कि एक आते हैं जो ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं गर्म ऑफेंस, एक होते हैं ठंडे वाले ऑफेंस। क्या? एक होते हैं गर्म और एक होते हैं बाबू मेरे ठंडे ऑफेंसेस। ठीक है जी, यस सर। तो गर्म ठंडे की पहचान कैसे होती है? तो ये जो होता है ना आपका, जो गर्म ऑफेंस होता है मतलब कि वो नॉन बेलेबल होते हैं, जमानत नहीं मिलती उनमें, नो बेल, जिनमें बेल नहीं मिलती और अरेस्ट हो जाएगा विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, नो नीड ऑफ वारंट। अरेस्ट कराने के लिए बिना वारंट के अरेस्ट हो जाएगा, कोई वारंट नहीं चाहिए व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, नो बेल नो वारंट। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर व्यक्ति को उल्टा लिखो ऐसे करके, पहले वारंट के बाद लिखते हैं कि कोई वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए और कोई बेल भी यहां पर नहीं मिलती है। लेकिन जो ठंडे अपराध होते हैं उनमें बोलता है कि यस, वारंट के साथ ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात कि यहां पर यस, इसमें बेल भी मिल जाती है, तो बड़े ठंडे अपराध की श्रेणी में ये लोग यहां पर आते हैं। ठीक साहब, यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपके ये 4 ऑफेंसेस है ना, 4 ऑफेंसेस हैं और वो भी 5 CR से ऊपर वाले हैं। 4 ऑफेंसेस अगर 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं। ऑल अदर जो होंगे आपके वो यह ठंडी श्रेणी में आएंगे। बात याद रहेगी मालिक? जो गर्म, अति संवेदनशील, जो गर्म अपराध जिनको हम कह रहे हैं, गर्म तब बनेगा वो वहां पर आकर कि 4 ऑफेंसेस हो आपके और 5 करोड़ से, तुम ये तो 4 तो याद रहेंगे लेकिन 5 करोड़ की फिगर को भूल जाओगे तुम। 5 करोड़ से ऊपर का है तो गर्म आएगा, तो बिना वारंट के अरेस्ट और कोई जमानत तक नहीं मिलेगी, अदरवाइज वो ठंडे कहे जाते हैं। अरेस्ट की जो विंडो होती है वो 2 करोड़ के ऊपर खुलती है। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए 2 करोड़ से ऊपर अरेस्ट की विंडो खुलेगी। और गर्म की जो विंडो खुलती है ये अरेस्ट विंडो, ये अरेस्ट विंडो हो गई। और ये गर्म की जो विंडो है वो कब खुलती है मेरे बच्चा? वो खुलती है आपकी 5 करोड़ से ऊपर जाकर। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी। और 6 महीने की सजा हो जाएगी अगर एक उल्टे पुल्टे घिनौने काम करते हो, सबूत मिटाना, ये जो बहुत नीच काम करते हो ना, सबूत मिटाना, अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाना, कुत्ते छुड़वा देना, तो उसके लिए भी 6 महीने तक की सजा हो सकती है। हिंदी मूवी के अंदर भी आपने डायलॉग कई बार सुना होगा कि सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचा रहे हो, 6 महीने की जेल हो सकती है। बात करते हैं यहां पर आकर सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस को कंपेयर किया गया है। तो सिविल के अंदर जो हम बात करते हैं यहां पर 122 में 6 ऑफेंसेस आते हैं एंड अदर, सॉरी 21 ऑफेंस आपके आते हैं 122 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, 22(2) में भी 4-5 ऑफेंसेस हैं, 22(3) में भी दे रखे हैं, रेज्यूडरी भी हैं, तो इसलिए मैंने लिखा 21 ऑफेंसेस एंड अदर्स। लेकिन जो यहां क्रिमिनल में आते हैं सेक्शन 132 में सिर्फ और सिर्फ 12 ऑफेंस आते हैं। सिविल की सजा पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन है, जबकि क्रिमिनल की जो सजा है वो जेल और कोर्ट का फाइन यहां पर बताया जाता है। जेल और कोर्ट का फाइन यहां पर बताया जाता है, जिसे कि हम क्रिमिनल लायबिलिटी के नाम से जानकर चलते हैं। पानी पी लें हम। इसके नाम से जाना जाता है मेरे साहब। आगे बोलते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ सीनियर अधिकारी। इसे बोलते हैं बेसिकली चार्जशीट फाइल करना। तो जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो बड़े अधिकारी को एक चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो अगर किसी की चार्जशीट फाइल हो गई है तो अब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर। यहां पर जरूरी होती है, सेक्शन 134 ये बोल के चलता है। और मेंटल स्टेट देखिए, सिविल लायबिलिटी को ठोकने के लिए दिमागी हालत का देखा जाना जरूरी नहीं है। चाहे आपने काम जानबूझ के किया हो या अनजाने में आपसे हो गया हो, दोनों ही सूरतों में सिविल लायबिलिटी ठोकी जा सकती है। जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तभी ठोकी जा सकती है जब आपका दिमाग दोषी दिमाग रहा हो। वैसे अब दूसरे ने काम जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है, ये तो हमें पता नहीं लग सकता। हां, अगर पता लग जाता कि दूसरे के दिमाग में चल क्या रहा है तो शायद दुनिया की लगभग हर समस्या का समाधान मिल जाता। नहीं, पर हमें नहीं पता होता कि
दूसरे के दिमाग में हमारे प्रति क्या चल रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहां पर कोर्ट क्या करते हैं कि भाई इसने काम जानबूझकर किया कि नहीं किया है, तो कोर्ट प्रेज्यूम करके बैठ जाता है कि मान के चलते कि काम इस व्यक्ति ने जानबूझकर किया है, और अगर इसको बचना है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यह काम इससे अनजाने में हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बॉल है वो उसी के ऊपर यहां डाल दी कि भैया तू ही प्रूफ कर, क्योंकि हम तो प्रेज्यूम करके बैठ गए आराम से, हम तो सोएंगे अब कि भाई ये काम तूने जानबूझकर ही किया है। ठीक है साहब? यस सर। तो प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल स्टेट होगी, प्रेज्यूम करके बैठ गए, और वैसे करके सजा सुनाई जाती है। सेक्शन 136 रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 137 में बात करते हैं ऑफेंस बाई कंपनीज। तो एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक उसके संचालक होते हैं। तो यहां कंपनी एटसेट्रा पर केस चलेगा। कंपनी एटसेट्रा का मतलब क्या है भाई? कंपनी के साथ साथ यहां पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। यहां पर AOP, BOI, जो भी जिस फॉर्म में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइज रूप में आप काम कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंपनी, फर्म, AOP, BOI जो भी है, इस पर तो चलेगा। बाकी इसके जो संचालक लोग हैं, कौन है? इसके जो संचालक हैं, संचालक में सीनियर भी आते हैं और जूनियर भी आते हैं। सीनियर में आगे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, ओनर हो गया, है ना, सेक्रेटरी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये लोग आते हैं। जूनियर स्टाफ में आते हैं आपके जो डिपार्टमेंटल इंचार्ज होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो गया, परचेज स्टोर कीपर हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो गया, वैसे करके जो डिपार्टमेंटल इंचार्ज है। तो ये 3 व्यक्ति, तो ये तो भाई इन पे तो मुकदमा चलेगा। ये भी चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग, अगर ये सिद्ध करते हैं जूनियर लोग, क्योंकि एक्चुअल में इनके हाथों से, जूनियर स्टाफ के हाथों से काम होता है, लेकिन उसके पीछे सहमति छिपी हुई होती है सीनियर स्टाफ की। तो जो सीनियर लोग हैं, अगर उनके इशारों पर, उनकी सहमति या उनकी मौन सहमति से काम हुआ है, तो सब चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग। लेकिन इसमें से उन 2 व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा जो ये सिद्ध कर दें कि ये काम उनकी गैर हाजिरी में हुआ है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कहता है साहब मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो माता रानी के दर्शन करने के लिए गया था, नवरात्र चल रहे थे जिस दौरान ये ऑफेंस हुआ है। भरोसा नहीं होता, आप मेरी ये ट्रेन का टिकट देख लीजिए, आप अटका दर्शन की पर्ची कटती है वो देख लीजिए, वहां गौरी भवन में जाकर मैं रुका था उसकी पर्ची देख लीजिए साहब, आरती भी मैं वहां पे था, आप चाहो तो मेरा पुराना क्लिप निकाल कर देख सकते हो यूट्यूब पर, वहां आरती होती तो वहां पर मैं दिख जाऊंगा साहब, और ये लीजिए प्रसाद, बोलो जय माता दी। तो मैं वहां पर नहीं था साहब। तो बताइए ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या करे? कहे चल ठीक है बेटा, तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा अगर ये सिद्ध करता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली वहां पर नहीं था। या फिर दूसरा व्यक्ति वो कहता है कि साहब मैंने ड्यू डिलीजेंस में लेंस लेकर घूमता था साहब मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन जालिम लोग नहीं माने साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैं निर्दोष हूं। अगर आप व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है कि उसने तो रोकने का भरसक प्रयास किया था लेकिन फिर भी स्थिति बियॉन्ड कंट्रोल चली गई साहब, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे निर्दोष व्यक्ति, ऐसे बेगुनाह को भी छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 137 करके। अब बात करते हैं 138 में आकर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की यहां पर चर्चा मालिक करी जाती है। क्या कहते हैं इसके अंदर आकर? फैक्ट्री है, प्रेमिसेस है, क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए यहां आपका ये प्रेमिसेस आ जाता है, ओके सर जी, यहां आपके ये क्रिमिनल ऑफेंसेस की लिस्ट आ जाती है। 21 एंड अदर आपके ऑफेंस आते हैं। यहां पर मैंने सुधारा इसको यहां पर इस बार ना और अच्छे से। 21 एंड अदर ऑफेंस आते हैं। सिविल लायबिलिटी होती है, पेनल्टी, कॉन्फिस्केशन, रिडम्पशन फाइन। हाँ यस सर, रिडम्पशन फाइन इसका रिलैक्स यहां पर आकर हो जाता है। ओके जी, अब यहां पर आकर वो आगे बढ़ते हैं। इनमें से ही 12 आपके क्रिमिनल ऑफेंस बनते हैं जिनके लिए कंपाउंडिंग यहां पर अधिकारी, जीएसटी अधिकारी होता है, ये सीनियर वाला अधिकारी होगा। अप्रूव करना मतलब कि उसकी चार्ज शीट जो फाइल करनी होती है वो कर दी जाती है। यहां पर चार्ज शीट फाइल हो जाती है तो कोर्ट में पहुंचेगा और कोर्ट में पहुंचने के बाद क्रिमिनल लायबिलिटी यानी कि जेल और कोर्ट फाइन का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यहां पर हो सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यहां पर हो सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पर्दा डालना गुनाहों पर। भाई साहब गुनाहों पर पर्दा डालना कहा जाता है। गुनाहों पर पानी पी लें हम? हाँ जी पी लो सर, प्यास लग रही काफी देर से। हाँ जी,
तो जी हाँ, तो गुनाहों पर पर्दा डालना पैसे लेकर, ये कहा जाता है यहां पर साहब कंपाउंडिंग। जैसे आप ये जो देखते हैं ना, जब बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डर लोग बनाते हैं तो नियम कानून कायदे से थोड़ा सा ज्यादा वो लोग बना लेते हैं और फिर उसको कंपाउंडिंग करवा दी जाती है 5-6 लाख रुपए देकर, तो अपराधों पे पर्दा डाल दिया जाता है, व्यक्ति को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ये कब हो सकती है? मुकदमेबाजी, चार्जशीट फाइल होने से पहले या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कंपाउंडिंग हो सकती है। यानी मोटी बात मान के चलिएगा कि जैसे स्कूल है, तो स्कूल के आपने कोई कांड कर दिया स्कूल के अंदर, तो स्कूल के प्रिंसिपल पुलिस को बुला लेते हैं, तो पुलिस को बुलाने का काम भी प्रिंसिपल का ही है, और बुलाने के बावजूद पुलिस को बैरंग भी लौटा सकते हैं कि कोई बात नहीं, अब केस सॉर्ट आउट हो गया है, उस सब स्कूल प्रिंसिपल के हाथ में होता है। ऐसे ही यहां पर जो जीएसटी अधिकारी है, वो सीनियर जो अधिकारी है, वो चार्जशीट फाइल होने से पहले या फाइल होने के बाद भी वो आपको बचा सकता है। यहां पर आकर बिफोर और आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, दिस फाइन इज कॉल्ड फाइन इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि यहां पर एक फाइन जो लिया जाएगा वो मुकदमेबाजी से आपको बचाया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फाइन इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन, राइट? यस सर, एंड ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंडिंग फी। कितनी बार संभव है ये आपका जो कंपाउंडिंग है? सर देखिए, कुछ मामलों में वंस इन लाइफ टाइम, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। इन मामलों में कोई दूजा मौका मिलने वाला नहीं है। कब? फर्स्ट 4 ऑफेंसेस हैं, ओहो, अति संवेदनशील मामलों में। ये कौन से थे? अति संवेदनशील मामले। साथ में रिकॉर्ड्स वाला भी जोड़ दिया कि रिकॉर्ड मिटाना, ये सब करना, रिफंड फ्रॉडलेंटली क्लेम कर रहे हो, और आईटीसी संबंधी। तो 7 ऑफेंसेस के नाम बेसिकली यहां पर आ गए आपके। ये 7-8 ऑफेंसेस हैं जिनमें कि सिर्फ एक बार ही आपको मिलेगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और आगे है, ऐसे ही मैं तो कह रहा हूं, ये अपने एग्जाम के लिए भी सोचा करो ना। मैं तो सोचता था, एक पुराना गाना था हमारे टाइम का था कि नहीं, हमारा टाइम आपका एक ही है, मतलब था एक गाना कि बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। तो क्यों मानते हो कि आपको दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए मिलेगा? जो भी है एक ही अटेम्प्ट है, जो करना एक ही बार में करना भाई साहब, दोबारा के लिए कुछ मत छोड़िएगा, ठीक है? तो एनी अदर ऑफेंस है जहां पर वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, तो यहां तो केस की गंभीरता, कि केस कितना गंभीर है उसके आधार पर लिया, और यहां वैल्यू के आधार पर लिया कि भाई एक बार, अब इससे दोबारा फिर आप मत आ जाना हमारे पास में। तो केस की गंभीरता है या फिर वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें एक बार है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया जाएगा, यानी कि एक बार भी नहीं। ओ भाई साहब, क्या कब मना कर दिया जाएगा? कि एक बार वाला ऑफेंस था और एक बार आप बेनिफिट ले चुके हो, फिर दोबारा आगे भगा दिया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या फिर केस कंक्लूड हो चुका है, चार्जशीट फाइल होने के बाद केस वापस ले सकते थे, लेकिन अगर केस कंक्लूड हो चुका है तो फिर दोषी करार दिया जा चुका है, तो फिर ये वापस नहीं होगा। या फिर आपका ऑफेंस किन्हीं और एक्ट के अंदर भी फॉल करता है, या फिर आपने बहुत ही गंदे काम किए हैं, अधिकारी के ऊपर कुत्ते छिड़वा दिए थे आपने, है ना, उसके काम में रोका था, सबूत मिटाए थे। मेरे पास एक शब्द आ रहा, मैं बोलना नहीं चाह रहा उसे, ये बहुत ही नीच काम है दरअसल, तो वो मिटाना और झूठी इंफॉर्मेशन देना। ध्यान दीजिए, झूठी इंफॉर्मेशन, झूठा कहीं का है, तो ये जो नीच काम है ना, इनके लिए एक बार भी कंपाउंडिंग संभव नहीं है। कुछ के लिए बिल्कुल नहीं है, कुछ के लिए एक बार है, और जो छुटपुट इक्का दुक्का रह जाएगा उसके लिए आप बार बार जा सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एक बार बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, या आपको दोषी करार दिया जा चुका है, या मामला कहीं और भी चल रहा है, या फिर आपके बहुत नीच काम थे, तो यहां पर एक बार भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और जब भी मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो बोलते हैं 10,000 और 50% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ये तो होगी इसकी बॉटम लाइन, है ना। और यहां से ना एक रेंज बनती है, दरअसल रेंज मैक्सिमम क्या है, इसका 3 गुना कर दीजिएगा। मान लेते हैं टैक्स का अमाउंट अगर आपका निकल के आता, भाई साहब यहां पर 1 CR अगर आ रहा है, तो 1 CR का 50% हो गया साहब आपका 50 लाख, तो 10,000 और 50 लाख, तो 50 लाख आपका यहां पर हो जाएगा। उसका 3 गुना कितना हो गया जी? 1 करोड़ का 150% है ये, तो ये हो गया सर जी आपका 1.5, 150 लाख। तो आपका जो यहां पर निकल के आएगा ना, 50 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ का आपका टैक्स बनता था, तो आपका जो रिडम्पशन फाइन होगा वो 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़, इस रेंज में से कहीं पर भी चुना जा सकता है।
अगर आप कंपाउंडिंग फी पे कर देते हैं तो फिर आप मौज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी घूमने के लिए जाइए। हालांकि घूमने लायक पैसे छोड़ते हैं नहीं वो। पे ड्यूज एंड मौज करो एंड सच कंपाउंडिंग डज नॉट अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ। अगर आपने यहां पर मुक्ति मिल गई है तो ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स में भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, वैसी कोई बात नहीं है, वो अलग है और ये आपके अलग हैं। और ये लास्ट वाला पैरा, इसकी कोई आवश्यकता आपको यहां पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये पेनल्टी का चैप्टर बेहद खूबसूरती के साथ मैंने डिजाइन किया है आपके लिए और यहां पर मालिक कंप्लीट हो गया है। आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे बच्चा, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास करता हूं चीजों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और खूब मेहनत करते रहिएगा और पूरे जोश के साथ एग्जाम देकर आना है, क्योंकि ये तो एक उत्सव आ रहा है, दरअसल एक महोत्सव आ रहा है, महा उत्सव आ रहा है जो कि आपको फेस करना है, आपको नहाना है उस उत्सव के अंदर। इसलिए तैयारियां आपकी जोरों शोरों पर होनी चाहिए। जब कोई बड़ा त्योहार आता है, दिवाली या होली या ईद, जो भी जिसमें मनाते हैं आप लोग, तो पहले से तैयारियां शुरू करते हैं ना, कितने हर्षोल्लास के साथ में करते हैं। बस ऐसे ही तैयारियां कीजिए, इतनी ही हर्षोल्लास के साथ में अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा।